आप सबका स्वागत है असली बात में। और आज हमारे साथ हैं डॉक्टर अंकिता शर्मा, जो कि फाउंडर हैं रिवाइवल हेल्थ केयर सर्विसेज की। स्वागत है आपका अंकिता जी, कैसी हैं आप? बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। आज जानते हैं इनसे कि इनकी असली बात क्या है। और आज होगी ढेर सारी बातचीत। आप लोग लाइक कमेंट एंड शेयर करते रहिए। तो क्या है आपके जीवन की असली बात, कैसी रही आपकी जर्नी सो फार? सो बेसिकली जर्नी स्टार्टेड जस्ट लाइक एक नॉर्मल इंसान की शुरू होती है कि जी। हमने स्टडीज़ किया, ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया। हमारे टाइम में जो फिज़ियोथेरेपी का स्कोप था, उस टाइम हमें ये नहीं पता होता था कि एग्जैक्टली कहाँ हमारा फ्यूचर जाने वाला है। राइट। बट एक ये था कि हाँ, एक शुरुआत थी फिज़ियोथेरेपी की कि अच्छा फील्ड है। शुरू से डॉक्टर बनना था क्योंकि पिताजी का सपना था कि डॉक्टर ही बनना है। एंड उस टाइम में जो फादर मदर बोल देते थे वही वाला चीज़ होता था कि हाँ, वही फॉलो करना है। एंड इंटरेस्ट भी था एक तरह से। सो दैट इज़ हाउ मेडिकल लाइन में जाने का डिसीजन किया। ऑल दो MBBS वगैरह की बात की जाए तो उसमें ट्राई तो किया था, बट उसमें कहीं ना कहीं हमारा पसंद की चीज़ें नहीं हो रही थी। देन आई ऑप्टेड फॉर फिजियोथेरेपी। सो सब कुछ किया, PG किया, एवरीथिंग। देन स्टार्टेड द जर्नी जस्ट लाइक कोई भी एक नॉर्मल पर्सन होता है कि अपना जॉब स्टार्ट करता है। लकी चीज़ ये थी कि मैंने जो अपनी पहली शुरुआत की जॉब की, वो बहुत ही अच्छे ऑर्गेनाइजेशन से की। इट वाज अ QI स्पाइन करके है, दैट्स अ चेन ऑफ स्पाइन क्लिनिक्स। ओके। एंड मेरा शुरू से ये रहा था कि मुझे हॉस्पिटल्स में एक्सपीरियंस तो ले लेना है, बट ज़्यादा वर्क नहीं करना है। बिकॉज कहीं ना कहीं आपका हॉस्पिटल्स का उस टाइम में जो सिनेरियो था फिजियोथेरेपिस्ट के लिए, वो थोड़ा टफ था। सो दैट इज़ द रीज़न कि मैंने थोड़ा 5-6 महीना लगाया अपनी जॉब में सर्च करने में। एंड आई गॉट दिस अपॉर्चुनिटी एंड बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस वहाँ मेरा रहा। सब कुछ बढ़िया चल रहा था। एंड टिल 5-6 ईयर्स मैंने अपनी जॉब करी। आई वॉज रनिंग वन ऑफ द ब्रांचेस। बॉम्बे गई, GK, दिल्ली, सारी ब्रांचेस मैंने हेड करी। आई वॉज अ क्लिनिकल ट्रेनर ऑल्सो। वहाँ पे एक अलग लेवल का एजुकेशन वो था, एक रिस्पेक्ट थी फिजियोथेरेपिस्ट की, क्योंकि उन दिनों फिजियोथेरेपिस्ट की रिस्पेक्ट भी वो होना वॉज ऑल्सो अ क्वेश्चन मार्क। ओके। क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में वो इतना इम्पोर्टेंस नहीं था कि फिजियोथेरेपिस्ट एग्जैक्टली क्या करते हैं। राइट। कहीं ना कहीं लोगों को ये भी लगता था कि मसाज वाले तो नहीं है। राइट। सो वो एक उस फेज़ में हम लोगों ने अपनी ये स्टडीज़ की थी एंड वो किया था। सो एट द एंड सब कुछ अच्छा था, बट कहीं ना कहीं ये था कि जॉब वाली जो एक लाइफ थी ना, कि सुबह जाना फिर वापस आना, वो कहीं ना कहीं सोचा हुआ था कि ये चीज़ें नहीं चल पाएंगी। उन्हीं दिनों काफ़ी मेरे फैमिली की तरफ भी काफ़ी स्ट्रगल रहा। लाइक मेरे डैड को काफ़ी अर्ली एज में डिमेंशिया डायग्नोस हुआ। सो इट वाज लाइक कि शुरू से एक रिस्पॉन्सिबिलिटी सी भी रही, हर चीज़ मैंने मैनेज करी। राइट। ब्रदर के टाइम भी ऐसा आया था कि काफ़ी टफ टाइम रहा फैमिली का। मदर के हेल्थ इश्यूज़ रहे, सब कुछ रहा। तो ये सब देखते हुए ना कहीं लगा कि दैट 9 to 5 जॉब, वो एक होता है ना कि कहीं ना कहीं दिमाग में आ जाता है कि भाई इससे चीज़ें नहीं हो पाएंगी। सो दिमाग में ये तो था कि लंबा नहीं करना ये, बट हाँ, एक्सपीरियंस लेके अपना खुद का कुछ करना है। एंड दैट इज़ हाउ फोर्टिस में जब हम वर्क कर रहे थे, तो वन ऑफ आर डॉक्टर्स, न्यूरो सर्जन, उन्होंने ही हमें आइडिया दिया कि व्हाई डोंट यू स्टार्ट योर ओन कंपनी। सो along with my husband, so we both are basically we were working in Fortis Hospital। हम दोनों ही सेम डोमेन के थे, वहाँ मिले। एंड हमारा काम देखते हुए उनको लगा कि येस, यू शुड ओपन अप अ कंपनी। एंड दैट्स हाउ रिवाइवल हेल्थ केयर सर्विसेज की शुरुआत हुई। एंड हम दोनों ने इसकी शुरुआत करी कंपनी की। अपना जॉब उस टाइम हमारा चल रहा था, एंड बट साथ साथ हमने एक शुरुआत कर ली थी। सो 4-5 लोगों की टीम से हमने शुरू की। हमने कोशिश करनी शुरू की, वो फाउंडेशन सेट करना शुरू किया। एंड 2018 में मैंने अपनी जॉब को लीव किया, क्योंकि डिटर्मिनेशन ले लिया था कि भाई अब खुद का कुछ करना है। हालांकि रिस्क फैक्टर था, क्योंकि कुछ नहीं पता था कि कहाँ लाइफ लेके जाएगी, बट येस, दिमाग में थॉट था कि करना है तो करना है। एंड दैट्स हाउ वी स्टार्टेड, 5 लोगों से। देन हमारी जर्नी काफ़ी टफ रही, बिकॉज 2020 कोविड आया, एज वी ऑल नो। राइट। धीरे धीरे हमने मेहनत करनी शुरू करी, अपने डॉक्टर्स के साथ बॉन्डिंग बेटर करी, नेटवर्किंग करी, सारी SOP कंपनी की बनानी शुरू करी, कंपनी को रजिस्टर किया, वो सारी चीज़ें करी। जी। जैसे जैसे हम थोड़ा सा ऊपर हुए, वही कोविड आके हमारा थोड़ा सा डाउन कर दिया मामला। बिकॉज वो क्रूशल टाइम था, 20 में आते ही चीज़ें फिर डाउन हो गई। बिकॉज उस टाइम पे घर पे फिजियोथेरेपिस्ट का आना वॉज डेफिनेटली अ क्वेश्चन मार्क। बट फिर भी हम रुके नहीं, चलते रहे।
एंड वो एक स्पिरिट थी कि नहीं करना है, एंड हम काफ़ी अच्छा मेंटेन करते रहे। कोविड में भी हमने हार नहीं मानी, घर बैठे मेरा रहता था कि वीडियोस बनाने हैं, यूट्यूब पे वीडियोस एंड एवरीथिंग। एक एजुकेशन कंपोनेंट हम लोगों को देते रहे। उन दिनों काफ़ी लोगों को ब्रीदिंग इश्यूज़, चेस्ट का दिक्कत रहता था, तो कई हमने लोगों को फ्री में ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज एजुकेट करना, ये सब हमने घर बैठे ही किया। सो इट वॉज लाइक कि वी केप्ट द मोमेंटम गोइंग, एंड टीम 5 से 10, एंड नाउ अगर मैं बात करूं तो 50 से ऊपर हमारे लोग हम हमारे साथ वर्क कर रहे हैं एज अ टीम ऑफ थेरेपिस्ट। शुरुआत हमने करी एज अ फिजियोथेरेपी, बट अब हम घर घर प्रोवाइड करते हैं और भी सर्विसेज लाइक स्पीच थेरेपी, नर्सिंग हो गया, अटेंडेंट्स हो गया। तो धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ, चीज़ें हुई, सब लोगों का सहयोग मिला, पेशेंट्स को हम सेटिस्फाई करते चले, एंड दैट इज़ हाउ अब अगर मैं बात करूँ 26 में, तो अभी तक 15,000 से ऊपर हम पेशेंट्स ट्रीट कर चुके हैं। दिल्ली एनसीआर में अपनी सर्विसेज को स्प्रेड कर चुके हैं अक्रॉस 8 डिफरेंट लोकेशंस, गाज़ियाबाद, गुड़गांव, फरीदाबाद, पानीपत में भी हमने अपना सेटअप स्टार्ट किया है। सो मैं ये कहूँगी कि ये जर्नी इजी नहीं रही, बहुत टफ रही, क्योंकि इसी दौरान मेरी दोनों प्रेगनेंसीज़ भी रही जो मैंने बेसिकली मैनेज करी। उस टाइम भी मैंने हार नहीं मानी, मैं अपना मीटिंग्स वगैरह जो भी था, जितना घर से चीज़ें हो सकती थी सब किया, एंड वी जस्ट केप्ट ऑन मूविंग। एंड आई वुड से कि शायद वही रीज़न है जिसकी वजह से दैट कंपनी इज़ अब कहीं ना कहीं वी फील ब्लेस्ड कि एटलीस्ट people are knowing us, people are liking our work, and that is how our entrepreneurship journey is going। and अभी बहुत कुछ करना है, अभी तो जस्ट मैं मानती हूँ कि हमारी शुरुआत है। तो आपके इस जर्नी में जब आप जॉब कर रही थी और अब जब आप एंटरप्रेन्योर हैं तो क्या चेंज है? चेंज ये है कि अब सब कुछ मेरे हिसाब से है। जब जॉब करती थी तो एक टाइम बना हुआ था कि सुबह जाना है, वापस आना है, राइट, सब कुछ मेरा जॉब पे डिपेंडेंट था। अब ये है कि सब कुछ मेरे पे डिपेंडेंट है, मेरी मीटिंग्स, मेरे पेशेंट्स के अपॉइंटमेंट, सब कुछ। इट्स लाइक कि माई लाइफ का कंट्रोल इज़ ओवर मी ओनली, नॉट ऑन टू समबडी एल्स। दूसरी चीज़, तो आपके अकॉर्डिंग ज़्यादा आसान है क्या, जॉब करना आसान है या बिजनेस करना आसान है? आई वुड से दोनों ही चीज़ों के अपने अपने लेवल के चैलेंजेस हैं, जी। राइट। बीइंग एन एंटरप्रेन्योरशिप ऑल्सो, सिस्टम को मेंटेन करना, लोगों को संभालना, पीपल मैनेजमेंट, वो एक बहुत ही टफ काम है, राइट। जॉब वालों के साथ अपने चैलेंजेस हैं, राइट। सो आई थिंक ये कहना कि अगर हम बिजनेस कर रहे हैं तो हमें कोई चैलेंजेस नहीं है, तो आई वुड से दिस इज़ परफेक्टली नॉट एट ऑल राइट। एंड मुझे तो ऐसा लगता है कि बिजनेस करने में आपकी ओनरशिप ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि जब आप जॉब कर रहे हैं तो आपका एक सेट पैटर्न है, आपके एक सेट रोल्स है। बट जब आप बिजनेस में, आपको ये भी देखना है, वो भी देखना है, आपको अपना कैसे चीज़ों को बढ़ाना है। शुरुआत में तो एक फाउंडर जो है वो खुद ही एक मार्केटिंग वाला भी बना हुआ होता है, खुद ही अपने ऑपरेशंस देख रहा होता है, सब कुछ खुद ही कर रहा होता है, जी। राइट। सो इट्स लाइक कि ही इज सेटिंग द स्टेज। सो आई वुड से दैट इज़ रियली वेरी टफ एंड नॉट एट ऑल ईजी। फिजियोथेरेपी के बहुत सारे जब आप इस टर्म की बात करते हैं तो बड़े सारे मिथ्स हैं, बड़े सारे फैक्ट हैं। इंडिया में आज भी जो मैं डेटा देख रहा था, थोड़ा हमने जो रिसर्च किया है उसमें लगभग 52,000 फिजियोथेरेपिस्ट हैं इंडिया में सो फार, और जो रजिस्टर्ड हैं वो लगभग 15,000 हैं जो सर्टिफाइड हैं, और जहाँ जहाँ कहीं कहीं जिनका रजिस्ट्रेशन है। और अगर आप भारत का आंकड़ा देखेंगे जनसंख्या का, जो पॉपुलेशन है वो लगभग 1 करोड़ 100 करोड़ 40 लाख है, 150 करोड़ मान लेते हैं मोटा मोटा। तो एक फिजियोथेरेपिस्ट पे लगभग इंडिया में 24-25 हज़ार लोग पे एक फिजियोथेरेपिस्ट हैं। आपको क्या लगता है कि इसमें करियर बनाना आसान है, या फिर वो जो लाखों फिजियोथेरेपिस्ट जो अभी अपने कॉलेजेस में हैं या जो सोच रहे हैं कि मुझे भी फिजियोथेरेपी कर लेना चाहिए यार, मुझे भी एज ए करियर फिजियोथेरेपिस्ट होना चाहिए, लेना चाहिए, तो उनके लिए आपका क्या राय होगा इस पर? फिजियोथेरेपी एक बहुत ही नोबल प्रोफेशन है, मैं जी। कहूँगी, राइट। सो अगर हमारे अंदर सेवा भाव है, राइट, क्योंकि जो मेडिकल लाइन में है उसके अंदर कहीं ना कहीं वो एक रहता है, तो अगर वो है एंड अपने ऊपर भरोसा है कि हाँ, मतलब
अपनी स्किल पे कि हाँ मैं कर सकती हूँ, तो आई थिंक ये बहुत ही अच्छा और नोबल प्रोफेशन है, बिकॉज इस प्रोफेशन में आपकी किसी की जान नहीं जाती है। जी। सबसे बड़ी बात ये है, राइट। जी। एक डॉक्टर है तो अब वो सर्जरी कर रहा है, उसे नहीं पता कब क्या हो जाए, बट हमारा सबसे महत्वपूर्ण रोल ये है कि हम एक इंसान को वापस उसकी लाइफ में लेके आ रहे हैं, एक्टिव कर रहे हैं, उसको फंक्शनली एक्टिव कर रहे हैं, विच इज़ द मोस्ट टफेस्ट थिंग। जो डॉक्टर्स का वर्क है वो तो अपने लेवल पे जो है, आई थिंक आई वुड से कि हाँ 30-40% हो गया, बट उसके बाद तो सारा जो रोल है, जो खेल है, वो आई वुड से फिजियोथेरेपी का है। वही आपको चलाएंगे वापस, वही आपको वापस एक्टिव लाइफस्टाइल में करेंगे। सो आई थिंक ये बहुत ही अच्छा प्रोफेशन है, प्रोवाइडेड जो, अगर मैं बात कहूँ स्टूडेंट्स को, मैं ये बोलूँगी कि दे शुड टेक इट सीरियसली, राइट। इट इज़ लाइक कि जो एजुकेशन है उसको हमें अच्छे से उस अपने जो 4 years ऑफ ग्रेजुएशन है उसमें हम प्रॉपर उसमें टाइम दे के समझ के अपनी स्किल्स को बेटर करें, और एक अच्छा स्किल और एक अच्छे से पेशेंट को हैंडल करना, ये 2 चीज़ें ही चाहिए फिजियोथेरेपिस्ट के लिए, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। आधे पेशेंट्स तो आपको पता ही है आज की तारीख में बातों से ही ठीक हो जाते हैं, राइट। सो आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी अपकमिंग एंड बूमिंग प्रोफेशन फॉर ऑल द पीपल हु आर एक्चुअली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट्स, एंड आगे आई थिंक और 10 साल में तो इसका पता नहीं अलग ही लेवल हो जाएगा। कई बार ऐसा देखा गया है कि हम अपने क्रॉस देखते भी हैं सोसाइटी में कि लोग फिजियोथेरेपी या थेरेपिस्ट को सीरियसली नहीं लेते। उनको लगता है कि या फिर वो रिकमेंडेड है आफ्टर सर्जरी तब तो लेते हैं जब वो पेन में होते हैं, जब हल्का फुल्का दर्द होता है तो उनको लगता है कोई भी हमने सब सोसाइटी में देखा है कि एक मसाज वाला होता है, टूटी पट्टी लगा के वो एक उनका पहलवान जी काइंड ऑफ, और वो मसाज करके ठीक कर देंगे। मूंछ आया होता है समटाइम्स, थोड़ा भी पेन हो तो लोग मसाज वाले के पास जाते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट के पास नहीं जाते हैं। तो ऐसा जो माइंडसेट है आप उनको क्या कहेंगे, मतलब कैसे उसको अवेयर किया जाए, कैसे लोग सुने और अपने जो एक थॉट जो होता है उसको चेंज करें कि नहीं, फिजियोथेरेपी इज रिक्वायर्ड फॉर द लाइफ व्हेन यू आर इन पेन। सो मैं ये कहूँगी कि पिछले 10 साल या 15 साल जितना मेरा एक्सपीरियंस रहा है जी। इस पूरे टेन्योर में फिजियोथेरेपी का जो थॉट प्रोसेस था लोगों का ना, वो थोड़ा चेंज हुआ है जी। पहले अगर मैं बात करूं जब हम पढ़ाई के टाइम में अपने थे, तब ये डेफिनेटली था कि फिजियोथेरेपिस्ट पे भरोसा नहीं है, उनके पास हमें तभी जाना है जब सपोज डॉक्टर ने लिख दिया तो करानी है, और वो 4 चीज़ें ही करानी है जो डॉक्टर ने लिखी है, राइट। अब ओवर द टाइम आई थिंक थैंक्स टू दी एडवांसमेंट इन द टेक्नोलॉजी ऑल्सो, राइट, आई थिंक लोग काफ़ी अवेयर हुए हैं इस चीज़ को लेके कि येस फिजियोथेरेपिस्ट को अप्रोच करना चाहिए अगर यू आर इन पेन, बट हाँ अभी भी जर्नी लंबी है हमारी, एंड ये बात लोगों को समझनी चाहिए कि फिजियोथेरेपी को एज अ पोस्ट ऑप ट्रीटमेंट खाली ही नहीं माना जाए, बिकॉज फिजियोथेरेपी इज़ लाइक मूवमेंट इज़ मेडिसिन। आज की तारीख में फिजियोथेरेपी इज़ अ न्यू एज मेडिसिन आई वुड से। आपको हल्का सा दर्द हुआ, अगर आप उस टाइम भी एक फिजियोथेरेपिस्ट से बात करेंगे, वो आपको वो ऐसा कुछ मैनेजमेंट बता देगा कि 2-3 दिन में आपको एक लेवल पे बेटर लगेगा। एक्चुअल पिक्चर जो है किसी भी इंजरी का, वैसे भी कभी हमें चोट लगी है, मोच लगी है, वो अभी 2-3 दिन के बाद ही क्लियर होता है। तो उस 2-3 दिन में एग्जैक्टली करना क्या है वही लोगों को पता नहीं होता, और वहीं पे वो गड़बड़ हो जाती है। सो वहाँ पे अगर दे कैन, इफ़ दे कनेक्ट टू अ फिजियोथेरेपिस्ट, उनको राइट गाइडेंस मिल सकता है। उसके बाद की जो कहानी है, सपोज मसल स्ट्रेंथनिंग होनी है, जो भी इंजरी का की वजह से चीज़ है, उसमें तो आगे फिर फिजियोथेरेपिस्ट डेफिनेटली गाइड करेगा ही। इस चीज़ को लेके लोगों को ये चीज़ समझने की ज़रूरत है। चाहे पुअर पॉस्चर है, अर्गोनॉमिक्स ख़राब है आजकल, जैसे हम देख रहे हैं सीडेंट्री लाइफस्टाइल है लोगों का, राइट, कुछ मसल्स टाइट हो रखी हैं, कुछ मसल्स वीक हो रही हैं, पॉस्चर्स का हमें आता पता नहीं है। अब यहाँ पे भी फिजियोथेरेपिस्ट को अगर वो कंसल्ट कर लेंगे बिना किसी दर्द के, मैं ये नहीं बोलूँगी कि जब कोई दर्द उठा तो हम भैया तभी हमें याद आ रहा है कि हम डॉक्टर के पास जाएं, राइट, वहाँ पे भी अगर वो एक फिजियोथेरेपिस्ट को एज अ प्रिवेंटिव कनेक्ट कर लें, तो आई थिंक उनकी आधी से ज़्यादा जो आगे आने वाले पेन है ना, वो भी वो बचा सके। व्हाट इज़ ऑल कॉमन फिनोमेना और कॉमन पेन जो कि गलत पोस्चर में होती है या लाइफस्टाइल डिसऑर्डर में हो, जैसे आजकल का जो लाइफस्टाइल है, खाने का आता पता नहीं है, टाइमिंग इनडिसिप्लिन टाइमिंग्स है, मोबाइल में रील्स चल रहे हैं तो चलते ही जा रहे हैं, एक 2 घंटे लोग देख रहे हैं, बच्चे बड़े सारे हैं ऐसे आजकल। जो पेरेंट्स होते हैं वो भी बच्चों को फ़ोन दे देते हैं कि जा थोड़ी देर चुप रहेगा तू। तो ऐसे में जो पोस्चर का अलग अलग देखते हैं थोड़ा डिटेल में, मेल्स की कॉमन प्रॉब्लम क्या होती है अगर पोस्चर गलत हो,
शायद वो ज़्यादा सिटिंग है तो लैपटॉप पे काम करना होगा Yes, ऑफिस yes, में। yes. फीमेल की अलग प्रॉब्लम्स होती हैं जो कि आप ज़्यादा बता पाएंगी। बच्चों में भी आजकल काफ़ी कॉमनली कुछ चीज़ें आ रही हैं, तो उसको थोड़ा सेग्रीगेट करके डिफरेंटली देखते हैं तीनों में। क्या क्या कॉमन प्रॉब्लम्स हैं जो गलत पोस्चर की वजह से आता है या लाइफस्टाइल गलत होने की वजह से आएगा? डेफिनेटली। सो अगर मैं मेल्स से शुरुआत करूँ, जी। सो मेल्स का सबसे सबसे पहला जो चीज़ आता है, जो मोस्टली रहता है, सपोज उन्हें ट्रैवल करना है, ड्राइविंग करना है। ड्राइविंग इज़ वन ऑफ देयर कॉमनेस्ट, जो मैं कहूँगी कि पॉस्चरल एक बैड पॉस्चर का एक आजकल सबसे बड़ा। मोदी गवर्नमेंट में सड़कें भी अच्छी हो गई हैं, तो हाँ, लोग लॉन्ग ड्राइव पे ज़्यादा जा रहे हैं। यस, लोग लॉन्ग ट्रैवल्स करते हैं आजकल। Right. ट्रैवल के कितने लोग दीवाने हो गए जी हैं। जी। सो वो जो ड्राइविंग है, अब आजकल अगर देखा जाए तो हमारे एनसीआर में खैर ट्रैफिक भी इतना महान हो गया है बहुत। कि अगर 15 मिनट की दूरी भी है तो आपको आधा पौन घंटे में अगर बचाएगी। आपको दिल्ली गुड़गांव से नोएडा आना हो या नोएडा से गुड़गांव Yes. जाना हो तो 2 से 3 घंटे कहीं नहीं यस, गए। तो आप मान के चलिए आप सुबह से शाम तक सड़क पे ही रहे। सो बहुत ही आई थिंक वन ऑफ द थिंग्स इज कि ड्राइविंग का है। जी। सेकेंड इज कि उनका जो 8-9 घंटे का जॉब है जी। ऑन द लैपटॉप, दे आर कॉन्स्टेंटली वर्किंग एंड नॉट इवन टेकिंग ब्रेक्स। जी। अब उनको ना तो ये पता है कि वो कैस चेयर पे उनका पॉस्चर ठीक है नहीं है, राइट। तीसरी चीज़ है इसकी लाइफस्टाइल, वापस घर आने के बाद भी अज्यूमिंग बैड पॉस्चर्स इन बेड, गलत तरह से फ़ोन का यूज़ करना, लैपटॉप पे वर्किंग करना, राइट, टीवी का पॉस्चर गलत रखना, राइट। देन इसमें मैं कहूँगी कि आपका जो खाना और स्लीपिंग का हैबिट है वो भी जी। इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके इसमें, राइट, जो कि अगेन गैप है बिकॉज हम लोग वर्क फोकस इतना हो गए, वर्क एल्कोहलिक इतने हो गए आई वुड से कि हमें लिटरली नहीं पता कि हमें क्या डिफाइन करनी चाहिए लाइन की भाई हाँ ये गलत होता जा रहा है। सो मेल्स के केस में तो आई वुड से, एंड वन ऑफ द अदर थिंग इज कि हमारी रूटीन में एक्सरसाइज नहीं है। क्योंकि हम सुबह 9 बजे निकल जाते हैं, रात को 10 बजे आते हैं, मैम टाइम ही नहीं है। कितने पेशेंट ऐसे हैं जो हमारे फिजियो सेशंस अगर उन्हें लेना है उसके लिए भी उनके लिए चैलेंज है, दे कैन नॉट टेक आउट टाइम फॉर देमसेल्व्स, राइट। तो वो जो सुबह से लेके रात तक का जो साइकिल है उनका, जिसमें ना तो उनका कोई वॉक है ना कोई उनकी एक्टिव एक्सरसाइज है, कुछ भी नहीं है रूटीन में, आई थिंक दैट इज ऑल्सो एडिंग ऑन टू देयर पुअर पॉस्चर, राइट। फीमेल्स की अगर मैं बात करूँ तो फीमेल्स का अपना लेवल, अलग लेवल का स्ट्रेस है। अगर छोटे बच्चे हैं तो उनका पूरा मैनेजमेंट करना, राइट। एंड महिलाओं का एक कॉमन नेचर आपको पता ही है कि फैमिली फर्स्ट अपनी चीज़ें वो बैक साइड कर देंगी, लेकिन हाँ पहले मेरे हस्बैंड, पहले मेरे बच्चे, राइट। सो वो उस साइकिल में इतना रहती है कि शी इज़ नॉट टेकिंग केयर ऑफ न्यूट्रिशन। सबसे पहली बात तो ये, सुबह से दोपहर हो जाएगी, उनका खाने सबसे पहला जो मुंह में शायद ब्रेकफास्ट जाता होगा, आई थिंक 11-12 बज जाता होगा, राइट। देन सो मच इन्वॉल्व इन बच्चों का वो कि नॉट टेकिंग केयर, नॉट टेकिंग आउट टाइम फॉर अगेन एक्सरसाइज, अपना ना तो मेंटल एंड फिजिकल, बिकॉज आज की तारीख में आई वुड से फिजिकल हेल्थ ही खाली मैटर नहीं करती है, आपका मेंटल हेल्थ जो है वो आई वुड से कि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिजिकल तो आई वुड से सेकेंडरी उसमें आता है, बट इतना लेवल का स्ट्रेस है कि शी इज़ नॉट टेकिंग केयर। फिर बढ़ती उम्र के साथ डिफरेंट एज में जब महिलाएं आती हैं, लाइक 30 के प्लस आएंगी, 40 के अराउंड आएंगी, प्रेगनेंसी के बाद का जो टाइम है, सो देयर आर लॉट ऑफ हार्मोनल चेंजेस एक वुमेन की बॉडी में होते हैं, राइट। जैसे 40 के अराउंड जो है उनकी मेनोपॉजल वाला जो स्टेज है वो आने लगता है। अब उस दौरान पे आपकी बॉडी के अलग अलग साइंस रहते हैं, राइट, जिनको डेफिनेटली व्हाट दे आर डूइंग इज इग्नोरिंग, राइट। वहाँ पे इंपॉर्टेंस आती है कि वो एनी हाउ एक्सरसाइजेस करे, अपनी जो मसल टोनिंग एक्सरसाइजेस हैं, क्योंकि बोन डेंसिटी उनकी कम होती है, बोन्स वीकनेस में जाती हैं, एंड अगर रूटीन में एक्सरसाइज नहीं है सो अल्टीमेटली तरह तरह के फिर एक्स एंड पेन्स बाहर आते हैं, बैक पेन है, नी पेन स्टार्ट हो जाता है, आजकल वैरिकोज वेन्स बहुत कॉमन हो गया है वुमेन्स में, राइट, क्योंकि पैरों की मसल्स की वीकनेस है, दे आर नॉट डूइंग टोनिंग एंड एक्सरसाइजेस एंड ऑल, राइट। तो कोई एक रूटीन नहीं है, सो वो एक अगेन एक चैलेंज है जो उनका प्ले करता है, एंड कॉन्स्टेंटली लगी हुई है। अगर मैं वर्किंग प्रोफेशनल्स की भी बात करूँ तो वर्किंग प्रोफेशनल वाली जो वुमेन्स हैं उनके भी चैलेंजेस इक्वल टू सेम ऑफ मेल्स हैं, कि वही सुबह उठ के अपना रूटीन में जाना, सेडेंट्री लाइफस्टाइल, बैठे रहना, घर आके भी लैपटॉप में वर्क कर रहे हैं, सो नॉट टेकिंग केयर ऑफ पॉस्चर, राइट, ना डाइट का पता है ना एक्सरसाइज का पता है। आई थिंक वो कॉमन फैक्टर्स वुमेन के साथ भी चल रहे हैं, बट वुमेन के लिए चैलेंजिंग ज़्यादा क्यों है, बिकॉज उनके साथ उनकी बॉडी के जो हार्मोनल चेंजेस हैं उनको भी उन्हें अकोमोडेट करना है, एंड शी हैज़ टू टेक केयर ऑफ द एंटायर फैमिली, तो उनका ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहना इम्पॉर्टेंट है, बट वो उतना ही पीछे की तरफ चल रही हैं। ऑल दो पीपल आर नाउ गेटिंग एजुकेटेड
कर रही हैं महिलाएं, ऐसा नहीं कहा जाएगा कि ऑल वुमेन्स आर लाइक दैट, बट हाँ अभी भी ऐसी हैं, कई बड़ा सेक्शन आई वुड से है ऐसा जो पीपल रियली नीड दैट बूस्ट कि यू हैव टू फोकस ऑन योर हेल्थ, बिकॉज अल्टीमेटली फिर क्या होने लगता है कि वो एक सेंटेंस इतना एक ऐसे लेवल पे आके आपको खड़ा कर देता है कि फिर आपको धीरे धीरे एकदम अक्यूट स्टेज आएगा और आपको एकदम ही डॉक्टर के पास भागना पड़ेगा। कई बार ऐसा भी होता है क्या फिजियोथेरेपी एक आपके साइकोलॉजी में आ जाए कि आपको जरा सा बॉडी पेन हुआ, आप फिजियोथेरेपिस्ट के पास चले जाते हैं, सेशन के लिए चले जाते हैं, कई लोग इसको हैबिट बना लेते हैं, तो आपको क्या लगता है कि ऐसा कुछ केसेस हैं आपके पास? आई वुड से एज सच इतने तो केसेस नहीं है, मैं ये नहीं कहूँगी कि दिमाग में, क्योंकि पेन आता है दिमाग में तो सबसे पहले उनको यही लगता है कि हाँ वी शुड कंसल्ट अ डॉक्टर, एंड वो पेन भी उस लेवल का होता है जब उनकी एक्चुअली लाइफ अफेक्ट हो रही है। हल्के फुल्के पेन को तो पीपल इग्नोर, अगर हल्का सा कोई पेन हुआ जस्ट द इनिशियल, अगर उसी टाइम पे दे कंसल्ट अ फिजियोथेरेपिस्ट, आई वुड से कि उनका आगे की चीज़ें बहुत आसान हो जाए, उनको शायद उस लेवल पे ना जाना पड़े कि उनको एक्सरे MRI सारी इन्वेस्टिगेशंस पे अपना मनी वेस्ट करना पड़े, एंड एट द एंड उन्हें फिजियोथेरेपी ही करानी पड़े, क्योंकि उनमें कुछ नहीं आएगा आपका। मैकेनिकल डिफ़ॉल्ट अगर है, आपका पुअर पोस्चर की वजह से चीज़ें हैं, कुछ भी इस तरह से चीज़ें हैं, तो वो आपका लाइफस्टाइल ठीक करने से ही आएगा, मसल स्ट्रेंथनिंग से ही आएगा, फ्लेक्सिबिलिटी बेटर होगी, प्रॉपर एक वो होगा तभी होगा। मुझे लगता है कि अभी जो नया इंडिया है जिसको हम लोग रिमोट वर्सेस अर्बन वर्सेस रूरल करते हैं, तो 70% तो रूरल इंडिया ही है जिसमें फिजियोथेरेपी की बहुत कमी है, थेरेपिस्ट की भी बहुत कमी है, सेंटर्स की बहुत कमी है, और क्योंकि मोबाइल और लैपटॉप तो वहाँ भी चले गए हैं गाँव में तो पोस्चर गलत होगा ही होगा, फिर आपको पेन्स होंगे बॉडी में हर जगह पे। और कैसे देखती हैं आप इसको? क्या ये एक वैक्यूम नहीं है? हमारे पास और फिजियोथेरेपिस्ट होने चाहिए, और रूरल इंडिया में लोग इसको सीरियसली नहीं लेते, उनको लगता है कि क्योंकि उनका टॉलरेंस लेवल ज़्यादा है, वो झेल लेते हैं, उनको लगता है दर्द ही तो है, पेन किलर खा लेते हैं। तो पेन किलर वर्सेस फिजियोथेरेपी सेशंस की हम बात करें तो इसको आप कैसे देखती हैं? पेन किलर्स का बेसिकली जैसे कि हम जानते हैं कि काम सिर्फ दर्द पे है, वो आपका जो है पेन के जो रिसेप्टर है उसको शांत कर देगा, आपके वो 7-8 घंटे शायद अच्छे चले जाएंगे, पर जो रूट कॉज है वो वहीं का वहीं रहेगा, जो फिजियोथेरेपी से ही ठीक हो सकता है, राइट। अगर हम कमर की बात करें, अब कमर का दर्द अगर हमें हो रहा है तो उसका मेन रीज़न यही है कि भाई हमारी जो डिस्क है वो प्रेशर में आ रही है। क्यों आ रही है? क्योंकि जो कमर की 4 पिलर हैं, जो हड्डी है, डिस्क है, नस है और मांसपेशियां हैं, ये 4 इसके खंभे होते हैं। उनमें जो ये मांसपेशी वाला जो स्ट्रक्चर होता है ये मेजर वेट बेयरिंग स्ट्रक्चर होता है। बाकी तो जो बोन्स है, डिस्क है, उस पर तो बहुत ही कम दबाव जाना चाहिए, बट क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल ठीक नहीं है, पोस्चर्स खराब है, हम अल्टीमेटली मसल्स जा रही है डीकंडीशनिंग में और वेट ज़्यादा आ रहा है हमारे डिस्क पे। ये बेसिक इश्यू है पेन का। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? दवा खा रहे हैं, हम उस दर्द पे तो काम कर रहे हैं, बट जो अंडरलाइंग रूट कॉज है उस पर काम नहीं कर रहे हैं, राइट। अगर उस पर काम कर लिया जाए तो हम इतने एजुकेट हो जाएं कि शायद हम अपने फ्रीक्वेंट पेन्स को खुद ही मैनेज कर लें। फिजियोथेरेपी का बेसिक एम आज की तारीख में जो मैं मानती हूँ, जो मैं रखती हूँ, जो मेरी कंपनी का लोगो है कि वी बिलीव इन एक्टिव रिहैब। हम आपको ही सेल्फ एजुकेट करेंगे, आपसे ही डिफरेंट मसल्स की एक्सरसाइज कराएंगे, आपको सही गलत का बताएंगे, सो दैट ऐसा ना हो कि आपने 10 सेशन हमारे साथ ले लिए, उसके बाद आप फिर हमारे पास आ रहे हो 10-15 सेशन के बाद, राइट। अल्टीमेटली यू हैव टू टेक केयर ऑन योर ओन। और जहाँ तक बात रही रूरल एरियाज़ की, तो आई वुड से कि हाँ डेफिनेटली रूरल एरियाज़ में पीपल आर नॉट एजुकेटेड, बट ये भी कहा जाएगा कि रूरल एरिया में लोगों को इस तरह की जो परेशानियां हैं वो अर्बन के मुकाबले कम है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे लोग ऑलरेडी मेहनत कर रहे हैं, ऑलरेडी वो उस लेवल के फिजिकल उसमें है। ये जो बीमारियां हैं, ये जो कमर दर्द, गर्दन दर्द आजकल बन गया है, दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ द सेडेंटरी थिंग। और रूरल में आप देखो, जो पहले हमारे शायद दादाजी वगैरह भी रहे हैं, आपने खुद अपनी फैमिली, आपने खुद अपनी फैमिलीज में हम लोगों ने देखा है कितने एक्टिव, 80 ईयर्स तक एक्टिव। अभी हम 30-40 में ही हम गिव अप कर जाते हैं। कोई हमें बोल दे कि भैया आप 10 किलोमीटर या 5 किलोमीटर वॉक कर लो, आई डोंट थिंक, बिकॉज वी आर सो यूज टू गैजेट्स एंड एवरीथिंग। सो आई वुड से कि वहाँ पे शायद
जागरूकता नहीं है, बट वहाँ पे लोगों को शायद उस लेवल की परेशानियां भी नहीं है जिस लेवल की परेशानियां यहाँ अर्बन सेक्टर हवा में। पानी भी उधर का शुद्ध है, आप खाना देखिए ना, शुद्ध है। खाना कितना शुद्ध है, घर का घी, घर का दूध। यहाँ पे तो आपको जो घर पे आप मंगा रहे हैं उसी की श्योरिटी नहीं है कि वो कितना मिलावट का आ अनाज भी रहा है। घर का ही है, खेत का, अपने खेत का होता है, हाँ, सब्जियाँ कितनी शुद्ध प्योर है। होते हैं वहाँ पे आप यहाँ देखो, आप 12 महीने सारा सामान मिलता है सारी सब्जियाँ आपको मिलेंगी। तो सीजनल कुछ रह ही नहीं गया अब। यस, दे आर ऑल केमिकल एंड ऑल। सो आई थिंक वो भी एक फैक्टर है कि बट हाँ, अर्बन में तो इट्स लाइक नाउ नीड ऑफ द आवर। एंड फिजियोथेरेपी आज की तारीख में मैं तो कहूँगी कि न्यू एज मेडिसिन है, राइट। अगर हम उसको दवा बना के उसको दवा मानने लगें तो आई थिंक हम पेन किलर से भी थोड़ा बच जी। जाएं। मसल रिलैक्सेंट जो हम खाते हैं, इतनी अननेसेसरी की जो मेडिसिन हमें लेनी पड़ती है, बिकॉज हम उस स्टेज पे पहुंच जाते हैं कि हमारे पास ऑप्शन होता नहीं है, राइट। सो आई थिंक हम उससे भी बच सकते हैं। आजकल बड़ी एक चीज़ बहुत कॉमन है जो लोग देखते हैं, वो ये है कि जो फूड हैबिट है वो भी चीज़ें बिगाड़ रहा है आपके बॉडी में। वो आपका मोटापा हो सकता है, आपके जो गलत टाइम पे गलत फूड आप खा रहे हो, उसका Definitely. एडवर्स इफेक्ट आपकी बॉडी पे है। और जब आप ओबेस होते हो, मोटे होते हो, तो कहीं ना कहीं पेन आपकी बॉडी पे लोड बढ़ेगा, Definitely. तो बोन डेंसिटी घटेगी और फिर पेन होगा। तो जो लोग इसको कैसे चेंज करें, कैसे मतलब असली बात लाने का मकसद ये भी है कि जो लोग ये पॉडकास्ट देखें वो कम से कम अपने जीवन में कुछ चेंज लाएं डेफिनेटली। और जो अच्छी आदतें हैं वो रखिए, अच्छे फूड हैबिट्स रखिए, लाइफस्टाइल अच्छी रखिए, शायद इसको ठीक किया जा सकता है। लेकिन उनके लिए जो ऑलरेडी ख़राब कर चुके हैं या फिर वो क्या करें, वो क्या प्रिकॉशंस लें अब जो ऑलरेडी उस साइकिल में है कि वो ओबीस हो गए हैं या डाइट खराब हो गया, आई वुड से कि आजकल अगर देखा जाए तो हेल्प के लिए न्यूट्रिशनिस्ट एंड डाइटिशियंस भी बहुत आपके आसपास हैं, राइट। एंड बेसिक अगर मैं बात करूँ तो हमें कुछ नहीं करना है। हमारी जो सबसे मेजर प्रॉब्लम हो रही है आजकल, दैट इज़ कि हमारे फूड के गैप्स बहुत हो रहे हैं, जी। राइट, जिससे पूरा आपका मेटाबॉलिज्म अफेक्ट हो रहा है। हमारी दिनचर्या में काम पे फोकस ज़्यादा है, खाने पे कम है, राइट। अगर हम नॉर्मल रूटीन में भी इस चीज़ का थोड़ा सुधार ले आए, राइट, तो आई थिंक काफ़ी चीज़ें तो हम उससे भी बेटर कर सकते हैं। बेसिक सुबह उठ के 2-3 घंटे का हमारा गैप नहीं होना चाहिए। शुरुआत में ही हमारा ब्रेकफास्ट विद इन 1 आवर एंड 2 आवर्स में हो जाना चाहिए, राइट। आफ्टरनून के टाइम में मतलब हमारा हर 2-3 घंटे में कुछ ना कुछ हमारे शरीर में जाना चाहिए जी। एंड जो हेल्दी जाना चाहिए दैट इज़ अ प्रोटीन पार्ट। हम लोग क्या है, हमें लगता है कि हमने आलू खा लिया या हमने चावल खा लिए, दीज आर ऑल कार्बोहाइड्रेट्स। तो जो लोग ओबीस हैं उन लोगों को ये देखना है कि वो किस तरह से अपना प्रोटीन कंपोनेंट को बढ़ाएं, कार्बोहाइड्रेट्स को थोड़ा अपनी डाइट से कम करें, गैप्स थोड़े से कम करें अपने खाने पीने में, स्पेशली एट नाइट। आप देखो ना, रात में लोग का कितना बुरा लाइफस्टाइल है कि रात के 11-12 बजे भी मंच ऑन चल रहे हैं। ये जो जेप्टो ब्लिंकिट ने जो ये एक सुविधाएं दे दी हैं, तुरंत ऑर्डर करके जो सामान आ जाता है, आज ये क्रेविंग हो रही है। पहले एटलीस्ट कम से कम वॉक करके वो नीचे तो जाते थे। हम उतना भी नहीं करते हैं। अगर 2 सामान भी मंगाना है, अगर 20 रुपए भी डिलीवरी लग रही है तो मैं मंगाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी, राइट। ये भी तो है एक प्रॉब्लम, ये भी तो एक बीमारी बन गई है कि कुछ भी करना है तो घर से ही करना है। सो आई थिंक ये सारे फैक्टर्स हैं जो लोग ऑलरेडी इस साइकिल में, एंड दे आर ऑलरेडी हैविंग सो मेनी डिसीजेज ऑल्सो, जो अगर कहीं ना कहीं वेट गेन कर चुके हैं, या तो डायबिटीज़ या थायराइड, इन सब के भी शिकार हो चुके होते हैं। अब अगर उस चीज़ को वो सीरियसली नहीं लेंगे, सो आई थिंक ओवर द टाइम फ्यूचर में तो चीज़ें और ख़राब होंगी। एंड जॉइंट्स डेफिनेटली स्ट्रेस में आते हैं, वेट बढ़ेगा, आपके घुटने पे भी जोर आएगा, आपकी कमर पे भी जोर आएगा। सो आई वुड से इट्स अ कंप्लीट साइकिल। फिजियोथेरेपी, गुड न्यूट्रिशन, एक्टिव लाइफस्टाइल, ये सारा ही हमारा कंबाइंड एक होलिस्टिक वो है अप्रोच, जो अगर हम अपनी दिनचर्या में कर लें तो हम काफ़ी बेटर हैं। एक कॉमन 2-3 बीमारी है, जो डिजीजेज हैं जो हम लोग सुनते हैं बहुत सोशल मीडिया पे, साइटिका है, फ्रोजन शोल्डर है, या क्रैम्प्स होते हैं, या स्लिप डिस्क है। ये 3-4 कॉमनली लोग आपको, अगर 10-20 लोगों को आप खड़ा करो किधर, आप उनमें से 2-4 लोगों से बात करो तो ये 3-4 में से एक बीमारी वो बताते ही हैं कि अरे मेरा स्लिप डिस्क हो गया था, मेरे को साइटिका है, एक तरफ पेन हो रहा है, हाँ जी, फ्रोजन शोल्डर है, मेरा हाथ उठता नहीं है। तो ये सब कैसे, मतलब ये बहुत ही कॉमन है आजकल का जो लाइफस्टाइल है उसकी वजह से है शायद। और क्या ना करें वो कि ये सब प्रॉब्लम ये हो ही ना,
और हो ना तो शायद आप लोग क्या करेंगे फिर? डेफिनेटली। जी। सो अगर मैं बात करूँ सपोज शियाटिका की, तो हाँ। शियाटिका प्योरली हमारा मैकेनिकल पुअर पोस्चर से लाइफस्टाइल रिलेटेड एक बहुत बड़ा चैलेंज है। जी। क्योंकि शुरुआत हमारी होती है कमर दर्द से, हम्म। और वही दर्द जब वही प्रेशर हमारी नस को दबाने लगता है तो हमारा शियाटिका चालू हो जाता है, राइट। तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका राइट पोस्चर, राइट। वो आपका मेन होता है आपके ऑफिस में, क्योंकि सबसे ज़्यादा मैक्सिमम टाइम अपने ऑफिस में बिता रहे हैं। तो जो 8-9 घंटे है, अब उसमें हम 8-9 घंटे लगातार बैठेंगे तो स्पाइन तो प्रेशर में आएगी। जी। फ़ोन में रिमाइंडर लगा सकते हैं कि भाई आधा पौन घंटा हुआ, थोड़ा सा खड़े हो गए, खड़े होकर टहल के वापस बैठ गए, राइट। आपका जो वर्क स्टेशन है वो कैसे है, क्या आप ऐसे घुस के वर्क कर रहे हैं, आप आगे आके वर्क कर रहे हैं, लैपटॉप कई नीचे बार है। चेयर्स कंफर्टेबल नहीं होते। हाँ हाँ, वी आर नॉट, अगर होती भी है तो हम पीछे नहीं रहते हैं, हम उनका यूज़ ही नहीं करते हैं, हम एक्चुअली आगे हो जाते हैं एंड वी आर जस्ट ऑन टू द लैपटॉप एंड सो मच फोकस्ड ऑन वर्क। तो अगर हम उसको ठीक कर लें, राइट, प्रॉपर हम उस चेयर का यूज़ करें, डेस्क हमारी एकदम क्लोज में हो, प्रॉपर आई लेवल पे अगर लैपटॉप हो, ये छोटे छोटे चेंजेस हैं आई वुड से, राइट। इसके अलावा एक रूटीन में कम से कम कुछ ना कुछ तो करें, चाहे वॉक करें, चाहे हल्की फुल्की एक्सरसाइज करें, दैट थिंग्स, ये सब चीज़ें जब हम करने लगेंगे। एंड शियाटिका के केसेस में मैं कहूँगी कोर स्ट्रेंथनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हमारी मांसपेशियां हैं जो कस रही हैं हमारी स्पाइन को, दिस बेल्ट, इसका ज़्यादा मेजर रोल रहता है, उसकी स्ट्रेंथनिंग हम नहीं करते हैं। तो अगर बीच बीच में हम नाभि को भी अंदर करेंगे, टमी को भी टक करेंगे ना, तो भी हम हेल्प कर रहे हैं अपनी स्पाइन को हेल्दी रहने में। सो हमारी स्पाइन के लिए जो हेल्दी चीज़ें हैं अगर हम वो करें तो हम ऑटोमेटिकली इस कंडीशन को रिवर्स कर सकते हैं, राइट। शियाटिका आपको दूसरी आप बता रहे हैं फ्रोजन शोल्डर। सो फ्रोजन शोल्डर के केस में क्या है, अगेन हमारा लाइफस्टाइल है, हम बैठे हैं वर्क कर रहे हैं, राइट, कंधा चल ही नहीं रहा है हमारा, राइट। दूसरा होता है कि शुगर के पेशेंट्स हैं, उनको काफ़ी हाई रिस्क होता है फ्रोजन शोल्डर का, क्योंकि कैप्सूल चिपकती है जो हाई शुगर के पेशेंट्स होते हैं। अब उसमें भी यही है कि वी हैव टू टेक केयर ऑफ पोस्चर। ये है कि फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, अब फ़ोन ऐसे कांस्टेंट यूज़ हो रहा है, हमारा शोल्डर और गर्दन दोनों साथ में जा रहे हैं ना। सो ये प्योरली लाइफस्टाइल रिलेटेड चीज़ें हैं जिसमें हमें चेक ऑन तो करना पड़ेगा कि हम क्या चीज़ें बेटर कर सकते हैं, जिसमें से मैंने काफ़ी चीज़ें अभी बताई कि हम कैसे अपने वर्क स्टेशन को मॉडिफाई कर सकते हैं। फ़ोन का यूज़ है तो आई लेवल पे रख के करें, कांस्टेंट ना करें। टेढ़े मेढ़े भी तो बैठने की हमें आदत होती है, कैसे बैठे हैं, अगर कंधे पे भी हम ऐसे जोर दे के बैठे हैं अलग तरह से तो भी तो हमारा फ्रोजन शोल्डर होने के चांसेस होते हैं जी, राइट। रात में हम जो पॉस्चर ले रहे हैं वो सही है कि नहीं हमारी गर्दन के लिए, वो भी महत्वपूर्ण है, राइट। पिलो का यूज़ हमारा प्रॉपर है कि नहीं, ये सारी चीज़ें हैं जो हमारे इन सब चीज़ों में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आई थिंक इंडिया का जो एक जो पॉपुलेशन की हम बात करेंगे तो जो एवरेज अवेयरनेस है लोगों में है ही नहीं। मतलब लोग बस जी रहे हैं अपना जीवन, और बहुत बात होती है, बहुत एडुकेट करते हैं। डॉक्टर्स का रोल बहुत क्रूशियल है, इम्पॉर्टेंट है। जो ट्रेनर्स हैं, जो जब आप वो जाते हैं फिर क्लिनिक में उनको बताया जाता है, फिर भी वो लोग सीरियसली नहीं लेते हैं कुछ चीज़ों को। उनको लगता है कि कई बार वो अपने बिजनेस के लिए, अपने सेशंस के लिए बोल रहे हैं, और उसकी वजह से केस बहुत बिगड़ता है। तो कभी ऐसा हुआ कि आप फिजियोथेरेपिस्ट हैं, आपका एक लेंथ है, 10-15 साल का एक्सपीरियंस है आपको, तो सबसे डिफ़िकल्ट केस कौन सा रहा है ऐसा हैंडल करना जिसमें लगा हो कि यार क्या ही कर लिया मैंने? कभी ऐसा हुआ? मतलब क्या ही कर लिया, अच्छे के लिए? फिजियोथेरेपिस्ट क्यों कर लिया मैंने, कुछ और कर लेती। नहीं, ऐसा तो खैर कभी मुझे ऐसा नहीं हुआ, बिकॉज शुरू से इस फील्ड से मेरा प्यार था जी, और उसको मैं वैसे ही लेके चली हूँ, राइट। शुरुआती दिन में जैसे मैंने आपको बताया, जब फिजियोथेरेपी का स्कोप कम था, जब हमारी पढ़ाई के टाइम में, तब ऐसा कई बार फीलिंग होता था कि लोग उसकी वैल्यू को समझ नहीं रहे हैं, राइट। पहले के मुताबिक अगर मैं अभी बात करूं तो काफ़ी अवेयरनेस है लोगों का तब भी, लेकिन खुद का कॉन्फिडेंस तो कभी नहीं गया कि मैंने क्यों कर लिया। बट हाँ, अपनी स्किल, मेरी स्किल ही थी जो मेरा जो जिसके थ्रू मैं पेशेंट्स को ट्रस्ट दे सकती थी कि हाँ हम आपको बेटर कर सकते हैं। तो ऐसे टिपिकल केसेस भी हमने डील किए। तो बहुत तरह तरह के केसेस हमने देखे हैं जो बहुत ही सिवियर, जिन्हें बिल्कुल ही सर्जरी रेकमेंड कर दी गई है। कमर की अगर मैं बात करूं, क्योंकि पर्सनली मेरा एक्सपर्टीज़ है स्पाइन का, राइट। सो मैंने ऐसे टेढ़े मेढ़े इतने पेशेंट्स ठीक किए हैं कि चाहे उनके में कितना टाइम लग गया हो, बट जस्ट विद द हेल्प ऑफ फिजियोथेरेपी उनकी सर्जरी बचाई है, राइट। सो ये तो ऐसा कोई इंसिडेंट तो नहीं है मेरे दिमाग में जो मुझे फीलिंग आया हो कि हाँ मैंने ये क्या कर लिया। बट हाँ, उन दिनों ये लगता था कि लोग अभी इसकी वैल्यू समझ नहीं रहे हैं, शायद आगे आने वाले टाइम में डेफिनेटली समझें।
एंड आई थिंक वो हुआ भी। आपकी जर्नी सो फार जो प्रोफेशनल जर्नी है, तो किनका योगदान सबसे ज़्यादा था? आपके मेंटोर कोई हैं जहाँ से जो गाइडिंग फैक्टर होता है? कभी लगा हो कि बड़ा टफ सा सिचुएशन हो गया, चाहे वो कोरोना का टाइम हो या और फाइनेंशियल बर्नआउट हो जाता है समटाइम्स, लगता है कि इससे अच्छा तो जॉब ही था, बिजनेस क्यों कर रहे हैं हम लोग? या फिर एक जो पैशन होता है वो लूज आउट हो जाता है समटाइम्स कि नहीं बिजनेस नहीं हो रहा, क्या वापस मैं जॉब चला जाऊँ? क्योंकि ट्रांजिशन फेज जो होता है, क्योंकि जॉब में हमको मंथली पे आउट आ रहा होता है, बिजनेस में जब आप शिफ्ट करते हो तो आपका पूरा जो सिस्टम है, व्यवस्था चरमरा जाती है। तो ऐसा कभी लगा हो कि यार कहाँ फंस गई और बिजनेस नहीं करना चाहिए था? या जो आपके पार्टनर हैं, आपके हस्बैंड, उनके साथ भी आपने डिस्कस किया होगा। तो ये बड़ा माइलस्टोन होगा कि जो लोग जॉब कर रहे हैं आज के टाइम पे और वो बिजनेस पे जब शिफ्ट करते हैं, तो ये आसान ट्रांजिशन नहीं होता है, ये टफ ट्रांजिशन होता है और ये किसी के लिए भी आसान नहीं होगा आई थिंक। तो आपकी जर्नी में कभी ऐसा कोई रहा गाइडिंग फैक्टर जिसने आपको समझा दिया हो कि आसान है, बिल्कुल करो? मैं अगर बात करूं तो मैं खुद ही एक सेल्फ मोटिवेटेड वुमन हूँ, अच्छा, राइट? that's great. एंड आई एम अ स्पिरिचुअल पर्सन ऑल्सो, आई एम प्रैक्टिसिंग बुद्धिज्म ऑल्सो। तो गिव अप करने वाला एटीट्यूड मेरा कभी नहीं रहा था। मतलब अगर मैं बात करूँ स्कूलिंग की भी, कॉलेज की भी, लाइफ के बहुत चैलेंजेस आए। मदर फादर दोनों मेरे हेल्थ इश्यूज, राइट? मैंने आपको बताया ये कि शुरुआती दौर में काफ़ी चैलेंजेस थे। सो ऐसा कोई चैलेंज नहीं है जो नहीं देखा हो। सो बट गिव अप कभी करने का नहीं सोचा। कोरोना का टाइम आया, डेफिनेटली ऐसे फेजेस आते हैं जब आपको लगता है कि अभी थोड़ा चीज़ें स्लो हो गई हैं, इस पे कैसे वो किया जाए। बट व्हाट आई हैव ऑलवेज डन इज़ कि दोबारा से बैठ के उसको रीथिंक करके, रीमॉडल करके कि इस सिचुएशन के हिसाब से व्हाट कैन बी डन, राइट? जिसमें डेफिनेटली मेरे हस्बैंड डॉक्टर पंकज जो है, हम लोग आपस में ही एक दूसरे का रहे हैं, हमारा साथ। एंड हम लोग जो भी रहा है, जो भी चैलेंजेस हैं, स्ट्रगल्स हैं, वो हमने आपस में ही उनका सोल्यूशन निकाला है। तो हमने जो भी किया है आई थिंक मिलकर किया है। एंड ऐसा कोई थर्ड पर्सन एज अ मेरा सोर्स ऑफ मेंटर तो नहीं रहा है। मैं खुद एक सेल्फ मोटिवेटेड वुमन हूँ। तो आई थिंक हमने उस सेल्फ बिलीफ के भरोसे ही जितने भी चैलेंजेस आए, चाहे कोरोना हो, चाहे कोई भी स्टार्टअप कंपनी होती है, तो उसके लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि कैसे पेशेंट्स ग्रो करेंगे, कैसे टीम बढ़ेगी, राइट? कितना हम आगे तक जा पाएंगे, राइट? क्योंकि मिशन जो है वो तो बड़ा होता है, विजन भी हम बड़ा लेके चलते हैं, लेकिन चैलेंजेस साथ में रहते हैं। एंड बीइंग अ फिजियोथेरेपिस्ट कई अलग तरह के चैलेंजेस भी रहते हैं। टीम को मैनेज करना, पीपल मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा चीज़ है। सो चैलेंजेस आते हैं, अभी भी आते हैं, मैं ये नहीं बोलूँगी नहीं आते, बट आई नेवर गेट बॉक डाउन। कोशिश यही रहती है कि अब जो आया है उसको हम वेलकम करते हैं एंड उस पर वर्क करते हैं और आगे बढ़ते हैं। आपने बुद्धिज्म की बात की, तो बुद्धिज्म आप प्रैक्टिस करती हैं, उसकी सबसे अच्छी बात क्या है, थोड़ा बताएं हमारे दर्शकों को। Buddhism is a life-changing philosophy, right? And since 2011 I'm practicing. So it's an organization, Soka Gakkai International, right? तो हमारे इंडिया में उसको BSG बोलते हैं, भारत सोका गकाई। उसका जो मेन कॉन्सेप्ट है, जो वो कहता है, वो ये कि एवरीथिंग इज कॉज एंड इफेक्ट। जो हम कर रहे हैं, हम अगर सपोज मैं आपसे गलत तरह से बात करूँ तो मैंने एक बैड कॉज क्रिएट कर दिया, राइट? तो सारा जो खेल है वो इस कॉज एंड इफेक्ट का ही है। एक कर्मा तो हम अभी फॉर्म कर रहे हैं और एक कर्मा हम पीछे का लेके चल रहे हैं, राइट? वो बाय डिफॉल्ट आना है हमारे पास। सो व्हाट वी हैव टू डू इज कि अपनी इनर पोटेंशियल को ही टैप करना है। सो बेसिकली वी चांट मंत्रा इन दिस, दैट इज नम्यो हरेंगे क्यो, एंड एक प्रेयर होती है जापानीज की, दैट वी डू। सो वो करने से इट्स लाइक यू आर टैपिंग योर इनर पोटेंशियल। यूनिवर्स से बड़ा कुछ नहीं है, राइट? अगर हम वहीं पर उसी चीज़ को मान के चलें, सो लाइफ में कुछ भी चैलेंज आए, कोई भी ऑब्स्टिकल आए, यू विल जस्ट सेल थ्रू इट, राइट? ज़रूरी नहीं है कि आप उसको पूरी तरह से ओवरकम कर सको, बट बुद्धिज्म सेज कि आप उसके इफेक्ट कम कर सकते हो अपने चेंज नहीं कर सकते। यू हैव टू ओवरकम, यू हैव टू फेस इट। अगर मेरे साथ कुछ चीज़ें होनी है, अगर आप आजकल देख रहे हैं ना, लाइफ एंड डेथ कितना अनप्रेडिक्टेबल हो गया, डेथ स्पेशली। आप कल ही शायद किसी से मिले होगे, बट अगले दिन आपको नहीं पता है कि दैट पर्सन इज देयर और नॉट। तो ये चीज़ें हमारे हाथ में नहीं है, बट अपना हर दिन हम कितना बेस्ट वे में स्पेंड कर सकते हैं, कितना उसको बेस्ट मैक्सिमाइज कर सकते हैं, आई थिंक दैट इज़ व्हाट वी ऑल नीड टू अंडरस्टैंड। क्योंकि हमारे पास इतनी, हमारे खुद की भी तो इतनी इनर नेगेटिव टेंडेंसीज होती हैं। गुस्सा है,
इनसिक्योरिटी है, ईगो है, हमारे खुद ही इतने सारी चीज़ें हैं, अगर हम उन्हीं पे विन ओवर कर दें, सो इट्स लाइक लाइफ इज़ लाइक वेरी इजी फॉर अस। ना तो हम कभी किसी से अफेक्ट हों, ना हमें कोई लाइफ के चैलेंज हमें वॉक डाउन करें, एंड इट्स लाइक कि वी आर हेड ऑन। ये जो कर्मा थ्योरी है, हिंदुइज्म में भी इसको बहुत माना जाता है। आपने भी कर्मा थ्योरी की बात की, कर्मा होता है। और तो ये डिफरेंट है या सेम कर्मा वहाँ भी होता है? बुद्धिज़्म प्रैक्टिस जो करते हैं उसमें भी सेम है या आई हिंदुइज्म में थिंक भी हिंदू सेम? वाला भी सेम ही है, हाँ। बट बुद्धिज़्म ये कहता है कि हम उसको ओवरकम कर सकते हैं, राइट। रिलीजन की अगर हम बात करें तो लोग कहते हैं ये तो तुम्हारे साथ होना ही था, ये तो तुम्हारी डेस्टिनी में था, राइट। बट बुद्धिज़्म कहता है कि अगर कोई आपके कर्मा फेस कर रहे हो, चाहे रिलेशनशिप का हो, चाहे फाइनेंशियल हो, चाहे कुछ भी हो, आप उसको फाइट ऑन करो और आप उसे ओवरकम कर सकते हो, और कुछ नहीं तो उसके इफेक्ट्स कम कर सकते हो। सो दैट्स द ओनली डिफरेंस बिटवीन व्हाट बुद्धिज्म सेज एंड आई थिंक जो रिलीजन में है। क्योंकि आपने सुना होगा जी। जो लोग नॉर्मल जैसे हमारी मम्मी पापा या फैमिली के मेम्बर्स हैं कि ये तो तेरे साथ होना ही था, ये तो डेस्टिनी में लिखा ही था, होता है ना। सो वी आर नॉट गवर्न बाय दैट, वी आर नॉट बुद्धिज्म उल्टा कहते हैं कि आपके पास आया है तो कुछ आपका बदलने के लिए आया है, एंड इट्स टाइम फॉर योर ह्यूमन रेवोल्यूशन। हमारे उसमें बेसिकली जो टर्म यूज होता है दैट इज दैट। कई बार जिन लोगों को पता नहीं है मैं बता दूं, बुद्धिज़्म जो प्रीच किया जाता है, फॉलो किया जाता है वर्ल्ड में, इट्स ऑन थर्ड नंबर आई थिंक। फर्स्ट इज़ क्रिश्चियनिटी, सेकेंड इज़ इस्लाम, थर्ड इज़ बुद्धिज़्म, फिर हिंदुइज़्म है आई थिंक। और इंडिया में भी बहुत फॉलोअर्स हैं बुद्धिज़्म के, और इनका जो हब है आई थिंक गया बिहार में है। और काफ़ी मुझे जो सबसे प्यारी बात लगती है बुद्धिज़्म की वो है अहिंसा परमो धर्मा। काफ़ी शांत, अच्छे, सिस्टमैटिक और स्पिरिचुअल, बहुत वायलेंट नहीं है, हाँ। और बहुत पावरफुल है, पावर बहुत है। और वो फीलिंग्स है, मतलब आप कैसे अपने भगवान को या जो एक एनर्जी है उसको आप कैसे पूजते हो, कैसे बुलाते हो, कैसे आप उनको कनेक्ट करते हो, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो इस सर्कमस्टांस में, आज के सिनेरियो में, पीपल आर जस्ट रनिंग बिहाइंड पैसा, पावर, पॉलिटिक्स, मेरा क्या। तो इसमें, इस परिवेश में आप बुद्धिज़्म को कहाँ फिट करती हैं? कैसे हेल्प करेगा जो रेस्टलेसनेस है लाइफ की उसको? वो आपको ना, आप क्योंकि मैंने बताया कि बुद्धिज़्म में हम चांट करते हैं, राइट। आप बेसिकली अपनी खुद की जो ये भी टेंडेंसी अगर हमारी हो रही है कि हमें पैसा के पीछे भागना है, हमें ये भी एक नेगेटिव टेंडेंसी, आई वुड से इट्स अ नेगेटिव टेंडेंसी, राइट। हम मतलब इतने ज़्यादा वो हो रहे हैं कि हमें ये करना है, वो करना है, भगवान हमें ये दे दे, वो दे दे, बट सुकून तो है ही नहीं हमारे अंदर। सो बुद्धिज़्म इज़ लाइक कि आप सुकून अपने अंदर पहले लाओ, यू नीड टू ओवरकम योर ओन जो आपकी नेगेटिव चीज़ें हैं, और जब आप उनको ओवर पार कर लोगे ना तो आपकी वर्क प्लेस भी बहुत ब्लॉसम करेगी, राइट। आप जहाँ भी जाएंगे ना आप ब्लूम करेंगे, वेदर इट इज़ रिलेशनशिप, वेदर इट इज़ योर वर्क फोर्स, क्योंकि वो आपके अंदर जो चेंज है ना वो आपके आसपास के एनवायरनमेंट को चेंज करता है। सो देयर इज़ अ कॉन्सेप्ट ऑफ वननेस ऑफ वन सेल्फ एंड एनवायरनमेंट इन बुद्धिज़्म, जो बेसिकली यही बोल रहा है कि आप खुद चेंज होने से कैसे अपने आसपास की चीज़ों को बदल सकते हो। दैट इनर स्टेबिलिटी ना, दैट वो आपके अंदर आती है। एंड बुद्धिज़्म एक बहुत ही वास्ट वो है, एक तो मतलब देयर आर डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स इसमें, राइट। जो रिलीजन वाइज प्रैक्टिस कर रहे हैं दैट्स अ डिफरेंट, बाकी देयर आर डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट्स जिनको फॉलो किया जा रहा है। सो जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज़ बेसिकली फॉलोइंग द लोटस सूत्रा स्ट्रैटेजी, राइट, जो बेसिकली यही कहती है कि जैसे एक लोटस फ्लावर है, वो इतने गंदे पानी में भी इतना सुंदर, सबसे नेशनल फ्लावर कहा जाता है, राइट। सो दैट इज़ व्हाट इज़ बीइंग रिलेटेड टू आवर लाइफ, कि नो मैटर कितना बैड सिचुएशन है, आप कैसे उस सिचुएशन में भी ब्लूम कर सकते हो थ्रू योर फेथ एंड बाय टैपिंग योर ओन इनर पोटेंशियल। कई बार ऐसा देखा जाता है कि जब आप खुश हो, जब आपके पास सब कुछ है, सब आपको आसानी से मिल रहा है जीवन में, जो आप चाहते हो, जॉब्स, बिजनेसेस, पैसा, घर, बंगला, घोड़ा, गाड़ी, एवरीथिंग, तो आप भगवान को भूल जाते हो, गॉड को भूल जाते हो। उस समय याद नहीं होता। जब आपका टफ टाइम होता है तब आप भगवान की शरण में जाते हो, या लगता है कि कोई तो हो जो सब चीज़ें बदल दे। तो आपकी राय क्या होगी इस पे कि जब आपके पास सब कुछ है तो भगवान भी होने चाहिए, यानी जो सुप्रीम पावर है
उसकी शरण में भी आपको होनी चाहिए, या फिर सब कुछ है, लगता है ना कि देने वाला तो वही है, तो उनकी वजह से ही सब कुछ मिल रहा है, तो उनको याद करने की ज़रूरत क्या है? जो कई बार हम अलग अलग कम्युनिटी में देखते हैं, तो एक होता है कि मैं ब्लेस्ड हूँ या मुझे ब्लेसिंग्स लेनी है, तब आप मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारे या कहीं भी जहाँ भी आप जाना चाहते हैं या जाते हैं, आप जाके ब्लेसिंग्स लेते हो, तो इसको कैसे देखते हैं आप? आई थिंक ये चीज़ें नहीं होना चाहिए कि भाई जब हमारे पास सब कुछ है तो हम, क्योंकि जो आपको लाइफ मिली है वो भगवान ने ही दी है, तो सबसे पहले तो एवरीडे हमें उन्हें थैंक ही करना चाहिए कि क्योंकि अगर आप सुबह भी देख पा रहे हो हर दिन उठ के, इट्स अ ब्लेसिंग जी। इन टूडेज टाइम, राइट? सो कीपिंग दैट दैट रिस्पेक्ट फॉर गॉड, चाहे आप, क्योंकि तरह तरह के लोग हैं, कुछ लोग हैं जो मूर्ति पूजक नहीं होते हैं, या ना कि मंदिर के सामने बैठ के उनका प्रॉपर वो चल रहा है, बट हैविंग दैट बिलीफ ऑन गॉड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। चाहे सिचुएशन आपकी लाइफ में कैसी भी हो, अच्छी है तो भी और बुरी है तो भी, क्योंकि सब कुछ तो वहीं से शुरुआत है, राइट? सो उनको ब्लेम करना या उनकी तरफ जब सेल्फिश मीन्स के लिए जाना कि भाई नई चीज़ें हो रही हैं तो हाँ भगवान हमें ये कर दो वो कर दो, राइट? तो दैट इज़ नॉट अ गुड वे। अल्टीमेटली चीज़ें अगर आपकी लाइफ में नहीं हो रही, आपको ये देखना चाहिए कि आप कहाँ पे गलत हो रहे हैं, आप क्या सुधार ला सकते हैं चीज़ों में, या व्हाट इज़ दैट इज़ लिमिटिंग probably your success in that particular thing, rather than blaming the God, right? वो आपके सामने वही देगा जो आपके उन्होंने लिखा हुआ है, राइट? आपके अकॉर्डिंग आपको क्या लगता है कि एक जो हम करते हैं, जो हमारे एक्शंस होते हैं, जो हम करते हैं जीवन में डेली, वो अच्छा बुरा हो सकता है, हर किसी का अपना अपना एक एनर्जी एंड फ्लो है, और एक जो हम स्पिरिचुअल प्लेसेस पे जाके मन्नत मांगते हैं, तो पूरा कौन सा होता है? भगवान से जो हम जाके मांगते हैं या फिर जो हम एक्शंस लेते हैं? कई बार होता है ना कि आप कुछ कर नहीं रहे हो, आप एथिस्ट हो, आप नहीं मानते किसी को, बट यू आर डूइंग इट समथिंग, यू आर वर्किंग, यू आर बिजनेस में हो, आप किसी भी प्रोफेशन में हो, तो पैसा तो जो आपको चाहिए जीवन में मिल ही रहा है, मिलेगा ही इन रिटर्न। एक है कि आप जब आपके पास कुछ नहीं होती है या आपको लगता है कि ये होना चाहिए, तो आप जाके प्रे करते हो, तो ये दोनों में से इम्पॉर्टेंट क्या है? कुछ नहीं है, वही मैंने जैसे कि बताया कि ये करना कि कुछ नहीं है तो हम जाके प्रे करें या मन्नत करें। फ्रैंकली स्पीकिंग मैं उन सब चीज़ों में बिलीव नहीं करती कि मैं यहाँ पर्टिकुलर जगह चली जाऊँ और कोई मन्नत मांगूँ एंड मेरी पूरी हो, राइट? मैं उस स्कूल ऑफ थॉट की नहीं हूँ कि इस तरह से करना चाहिए। मेरे लिए ज़रूरी यही है कि चाहे चीज़ें अच्छी भी लाइफ में चल रही हैं और चाहे बुरी भी चल रही हैं, मेरा वो थैंक यू नोट डेफिनेटली भगवान को जाना चाहिए, उतना रिस्पेक्ट रखना चाहिए। चाहे मैं बहुत ज़्यादा कोई टाइम डिवोट ना करूं कि मैं बैठ के 1 घंटा 2 घंटा पूजा कर रही हूँ, बट जस्ट हैविंग दैट छोटा सा सेल्फ बिलीफ कि जो भी है इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ आवर गॉड, आई थिंक उतना ही काफ़ी है हमारे लिए, एंड दैट इज़ द ओनली थिंग विच वी शुड डू। तो मैं नहीं बिलीव करती इन सब चीज़ों में कि भाई कहते हैं ना लोग कि हम यहाँ जाएंगे तो हम ये पूरा करके आएंगे। कई बार जब लोग परेशान होते हैं तो जो हर रिलीजन में जो ठेकेदार होते हैं वो ये बताते हैं कि आपको यहाँ जाना चाहिए, वहाँ जाके पूजा करनी चाहिए, वहाँ जाके आप करो तो चीज़ें ठीक हो जाएंगी। अब इस पर मैं कमेंट भी नहीं करूँगी क्योंकि जिनके साथ हुआ है माइट बी दैट पीपल हैव एक्सपीरियंस दैट, या बट हाँ पर्सनली मैं इस तरह के उसमें नहीं बिलीव करती हूँ। मुझे लगता है अपने हर दिन में मैं कभी किसी को हर्ट ना करूँ। मेरे एक्शंस क्या हैं एवरी डे, व्हाट कॉजेज आई एम क्रिएटिंग एवरी डे, वो मैटर करते हैं। डोनेशंस को मानती हैं आप? डेफिनेटली डोनेशन सही है। डोनेशन, सोशल सर्विस तो सबसे इम्पोर्टेंट होनी चाहिए आई वुड से, क्योंकि वो आपकी ब्लेसिंग्स को ऐड कर रहा है, वो एक तरह से आपको क्लोजर टू गॉड ला रहा है, राइट? हम हमारे साथ हम आजकल लोग इतने ज़्यादा, मतलब मैंने देखा है कि सेवा भाव में भी होने लगे हैं, नो डाउट, बट ऐसे भी लोग हैं जो नहीं करते हैं। बट अगर हम वो भी कर रहे हैं ना तो इट इज़ लाइक वी आर गेटिंग क्लोजर टू गॉड। अगर मैंने 4 लोगों को खाना खिला दिया, या मैं वही करती हूँ हमारे यहाँ बर्थडे एनिवर्सरी में, मैं मंदिर जाके उसमें पिटारे में पैसे नहीं डालती हूँ। मैं कोशिश यही करती हूँ कि कोई संस्था है, एनजीओ है, सपोज बच्चों की है, तो वहाँ जाके मैं कुछ उन्हें डिस्ट्रीब्यूट कर दूँ, उनके साथ मैं केक काट लूँ, राइट? कुछ ऐसा करूँ कि उनकी भी लाइफ में टच अपॉन करूँ और कुछ वैल्यू ऐड करूँ।
सो ये तो इट इज़ लाइक वेरी मच, मतलब मैं और मेरे हस्बैंड दोनों इस चीज़ में बहुत मानते हैं एंड ये हम ज़रूर करने की कोशिश करते हैं, सोशल सर्विस, जो कि आई थिंक हमारी, जिसने कहीं ना कहीं रोल प्ले किया है हमारी सक्सेस में, बहुत ब्लेसिंग्स हमें मिली हैं उसकी वजह से, एंड आई थिंक वो हमें करना चाहिए। आपके अकॉर्डिंग जीवन क्या है? अगर आप अब तक काफ़ी जीवन जिए आपने, हर किसी का अपना एक स्टाइल होता है, उसको लगता है कि नहीं मेरा जीवन ऐसा कैनवस है, उसमें मैं खुद कलर करूँगी, या आपके जीवन में कई बार होता है कि बहुत सारे लोग हैं कलरफुल जो आपके जीवन को और कलरफुल बनाते हैं। तो आपके जीवन में, आपका जो जीवन है, आपकी जो समझ है जीवन की, उसके अकॉर्डिंग जीवन क्या है? मेरे हिसाब से जीवन बेसिकली वो है जो हमें खुद, मतलब इट्स लाइक हम ही रिस्पॉन्सिबल है अपने जीवन के लिए। जी। सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो ये है, राइट। सो हमें ये चीज़ एक्सेप्ट करनी चाहिए कि जो मेरी लाइफ अभी है, जो मुझे मिल रही है, वो अच्छी मिल रही है या बुरी, जो भी है उसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, राइट। एंड जो भी मैं चीज़ें करना चाहती हूँ, सो दैट सेल्फ बिलीफ, आई थिंक वो रख के अपने जीवन को पूरा स्पेंड करना, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट थिंग। अपने आप को कभी किसी से कंपेयर नहीं करना, राइट। एंड अपनी खुद की विचारधारा से चीज़ों को करना जो हम मानते हैं। अगर वो स्कूल ऑफ थॉट सपोज किसी को समझ नहीं भी आ रहा है, बट एटलीस्ट अपने उन एथिक्स पे रहना कि हाँ ये मेरा है तो मैं इसी तरह से चीज़ों को करूँ। आई थिंक हम उस पे ही रहें, क्योंकि आजकल इन्फ्लुएंस भी बहुत हो रहे हैं लोग, देखा देखी वाला चीज़ जो है ज़्यादा है। शो ऑफ के चक्कर में कि भाई इसने ऐसा कर लिया तो मैं भी ऐसा, आई थिंक हमें उस साइकिल में नहीं जाना चाहिए। जो हमारी लाइफ जैसे प्रेजेंट है, जो हमारे पास चीज़ें हैं, आई थिंक सबसे पहले तो हमें उन्हें चेरिश खुद करना का चाहिए। जीवन जी नहीं रहे हैं लोग। यस, वी आर नॉट लिविंग। हम वो भीड़ में, फेक लाइफ है लोगों की। फेक लाइफ है एक्चुअली, एंड वो फेक लाइफ की वजह से फेक रिलेशंस हो रहे हैं सब कुछ ही ना ऐसा होता जा रहा है कि हम कहीं ना कहीं बच्चों को भी गलत एजुकेशन दे रहे हैं कि भाई ये होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, हैपनिंग चीज़ें, बट जो बेसिक फाउंडेशन है बच्चों का वो कमज़ोर कर रहे हैं हम। लोगों का जो एक हैप्पीनेस है वो इनर हैप्पीनेस नहीं दैट है, इज़ नॉट देयर। अंदर से खुश नहीं है लोग, बाहर ही खुश हैं बस कि हाँ सब कुछ अच्छा है, लाइफ सेट है, ये सो आई थिंक दैट इनर हैप्पीनेस वी शुड फोकस, बिकॉज वही आपकी एब्सोल्यूट हैप्पीनेस है ना। जी। बाकी सब तो रिलेटिव है, गाड़ी घोड़ा तो आपको पता ही है कि जब जीवन आपका चला जाएगा सब यहीं रहेगा। बट अगर हम वो जितने साल हमें भगवान ने दिए हैं, अगर उसको हम सेटिस्फाई होकर नहीं जिएंगे, सो वो उस लाइफ का पर्पस तो सॉल्व नहीं हुआ ना फिर। जी। दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। आपके अकॉर्डिंग एम्पावरमेंट क्या होती है? जैसे बहुत बात होती है वुमेन एम्पावरमेंट की, आजकल तो मेन एम्पावरमेंट की भी बात होने लगी है, मेन भी लॉ की डिमांड कर रहे हैं जो सर्कमस्टांसेस चल रहे हैं। तो आपके अकॉर्डिंग जो एक हम लोग काफ़ी बात करते हैं वुमेन इक्वालिटी की, वुमेन एम्पावरमेंट की, तो मुझे कई बार ये चीज़ें थोड़ी अजीब लगती है कि एम्पावरमेंट क्यों चाहिए आपको? 50% आबादी है आपकी, आपका अपना रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी था, आपके पास भी वो सब कुछ है। कई बार होता है ना कि हम बोलते हैं कि फीमेल को दबाया जाता है, या मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है जिसमें हर घर का एक स्ट्रक्चर है, जो पैसा कमाएगा वो बॉस होता है। तो जनरली हम लोग जब भी जहाँ भी जो सेटअप देखते हैं एक फैमिली का, तो उसमें फीमेल्स जनरली हाउस होल्ड में बिजी होती हैं, मेल अर्निंग करते हैं, घर चलाते हैं, वहाँ से चलता है। तो क्या पैसा ही पावर लेके आता है, या एक जो एम्पावरमेंट है वो आपके अंदर से आती है? आई थिंक हर वुमन का आज की तारीख में एम्पावर्ड होना इम्पॉर्टेंट है। एम्पावरमेंट मीन्स अपने पैरों पे खड़ा होना, राइट। पोटेंशियल और काबिलियत सब वुमेन्स में है। इट्स जस्ट दैट कि हम उस विशियस साइकिल में हैं कि नहीं हमारा यही रोल है, जो कि मैं ये बोलूँगी कि उसमें भी चेंज आया है, जैसे कि आपने बताया कि मेंस को भी आजकल सो दैट्स ऑल बिकॉज कि कहीं ना कहीं वुमेन्स आगे आके अपनी एम्पावरमेंट में लगी हुई हैं, राइट। बट हाँ इम्पॉर्टेंट इज़ कि हाँ अपनी चीज़ों पे अपने पैरों पे खड़ा होना, बिकॉज आई थिंक वो आपको सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ाता है विद इन द फैमिली ऑल्सो, राइट। जो टिपिकल कन्वेंशनल चीज़ें पास्ट में रही हैं उसमें हमने खुद ऑब्जर्व किया है अपनी खुद की मदर्स को एंड आई थिंक ग्रैंड मदर्स को, कि उनके टैलेंट तो उनके अंदर भी था। अगर सोसाइटल
वाला चीज़, जो पेट्रियार्कल सोसाइटी वाला कॉन्सेप्ट है वो नहीं होता, सो शायद अगर उनको मैदान में उतारा जाता तो वो बहुत कुछ कर लेती, राइट। ये हमें रियलाइज़ होता है, मुझे अपनी मदर के लिए तो ये रियलाइज़ होता है, एंड दैट्स द रीज़न मैंने उन्हें इंडिपेंडेंट भी बनाया, सो शी इज़ वर्किंग नाउ, सो दैट इज़ व्हाट इज़ द थिंग। बट वो सपोर्ट फैमिली का चाहिए, वो जो माइंडसेट चेंज है ना, दैट हैज़ टू हैपन, एंड उसके लिए आई थिंक हस्बैंड इज़ ऑल्सो प्लेइंग एन इम्पॉर्टेंट रोल एंड द एंटायर फैमिली, जो कि अब धीरे धीरे होने तो लगा है, बट कहीं ना कहीं अभी भी काफ़ी चीज़ें हैं, एंड वुमेंस को खुद ही कॉन्फिडेंस नहीं होता है कि वो कर पाएंगी कि नहीं, तो उनको स्टेप आउट करना उस कंफर्ट जोन से ना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड वो ज़रूरी है आज की तारीख में, बिकॉज इन टूडेज टाइम लाइफ इज़ नॉट प्रिडिक्टेबल। अगर आप अपने हस्बैंड के भरोसे हैं, व्हाट इफ़ द सिनेरियो हैपन्स ऐसा कुछ कि आप अकेले हो गए, तब तो आपको ना चाहते हुए भी आगे आना पड़ेगा ना। तो वाई नॉट, जब डे वन से, मतलब वाई नॉट अभी से क्यों नहीं, अभी से शुरुआत क्यों नहीं? नहीं, कई बार ऐसा होता है कि इंडिपेंडेंट होने का मतलब लोग गलत लगा लेते हैं। इंडिपेंडेंट होना डजंट मीन कि आप को आज़ादी है कुछ भी करने का। सो एक जो फैमिली फ्रेमवर्क है, या तो आप एंटर मत हो उस फ्रेमवर्क में कि आप मैरिज लाइफ में आओ ही मत, या फिर अगर आपको एकदम ही इंडिपेंडेंट रहना है तो आप फ्री हैं, आप अपना एक जो लूप है उसको आप ब्रेक करो और आप अकेले रह सकते हो, आप अर्न करो, आप अपने हिसाब से जीवन जियो, एक ये तरीका है। दूसरा, एक गलत या सही इंसान के साथ आप बंध जाते हो, फिर आप हो सकता है उस समय सबसे गलतियां होती है। जनरली 98% लोगों से आप पूछोगे, अगर आप 100 में 98 लोगों से पूछोगे तो वो समहाउ बोलेंगे कि हाँ शादी करके मैं फंस गया, बंधन है शादी, मैं अपने शादी में खुश नहीं हूँ। या लोग फेक अराउंड करते हैं कि नहीं नहीं मैं तो बहुत खुश हूँ, बट उनका इनर जानता है कि वो अंदर से खुश नहीं है। यस। और सम टाइम्स अपने बच्चों के लिए, रिश्तेदारों के लिए, रिलेटिव्स के लिए कई बार आप बोल जाते हैं कि हाँ मैं खुश हूँ, बट अंदर से आप घुट रहे होते हो। तो इसको आप कैसे देखती हैं, मतलब आपके अकॉर्डिंग ये क्या चीज़ है और क्यों ऐसा होता है कि इंडिपेंडेंट का मतलब लोग कई बार गलत लगा जाते हैं? यस, ये मैं आपकी बात बिल्कुल मैं सहमत हूँ इस चीज़ में कि एट टाइम्स हम इस चीज़ का गलत एडवांटेज लेते हैं, राइट। वो हमें नहीं करना चाहिए, राइट। जो हमें एक्चुअली करना चाहिए दैट इज़ कि ठीक है, आजकल अगर हम देखें ना, रिलेशनशिप्स भी जो हैं वो इसलिए थोड़े से डिस्टर्ब हो रहे हैं बिकॉज बोथ द लेवल्स आर इक्वली कम्पेटिटिव, राइट। उधर से तो है ही मेल डोमिनेटेड तो रहता ही है, बट हाँ फीमेल्स, उन्हें करना है बट उन्हें वो करने का वो प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहे। तो शायद अगर थोड़ा सा बैलेंस ये एक बनना शुरू हो, जो कि दोनों तरफ से इम्पोर्टेंट है, किसी भी चीज़ का जो रिलेशन है ना, आई थिंक वो दोनों हाथ से ताली वाला जो कॉन्सेप्ट है कि वो वहाँ पे दोनों का रोल है। उसमें ये कहना कि हाँ एक साइड का एरर ज़्यादा है या दूसरे साइड का, ये कहना थोड़ा सा हमारे लिए टफ है। सो आई थिंक दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हाँ हम अपनी चीज़ों को एक दायरे में रखें कि वी आर नॉट डिसरिस्पेक्टिंग पीपल, बट हाँ अब उसमें बिहाइंड द सीन्स क्या चैलेंजेस है वो वी डोंट नो, राइट। अब यहाँ पे अगर हम बात करें उस चीज़ की, सो एम्पावरमेंट इन राइट वे आई थिंक शुड इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, एंड ये बात समझने की ज़रूरत है हर महिला को भी, एंड बट हाँ आंदोलन नहीं करना चाहिए। सो वो जो आंदोलन वाला जो फेज आ जाता है, आई थिंक प्रॉब्लम्स तब होनी शुरू होती है। सो दे शुड अंडरस्टैंड कि हाँ अब वहाँ पे वही वाली बात है ना कि पावर का गलत इस्तेमाल होता है, नॉट टेकिंग। सेम गोज विद मेन ऑल्सो कि बीइंग हस्बैंड, तो वो एक पावर डोमिनेटेड नहीं कि नहीं जो मैं जैसा कहूँगा वैसा होता है ना, मतलब आई थिंक इम्प्रूवमेंट दोनों तरफ से ज़रूरत है, एंड जब कंपैटिबिलिटी तभी आती है जब दोनों तरफ से चीज़ें अलॉन्ग विद द फैमिली हुज जो साथ में है। जेंडर न्यूट्रलिटी की भी बहुत बात होती है आजकल कि मैं तो जेंडर न्यूट्रल हूँ। तो हालांकि जब संरचना देखते हैं, जो स्ट्रक्चर देखते हैं बॉडी का, या नॉट इवन इन ह्यूमंस ओनली, और जीवों में भी देखेंगे तो बॉडी में डिफरेंसेस होते हैं। मेल फीमेल का अपना एक फंक्शन है, डिफरेंट फंक्शन है, बट एक तबका है जो जेंडर न्यूट्रलिटी को मानता है, और वो कहते हैं कि मैं मेल फीमेल में डिफरेंस नहीं करता। तो इस केस में जो कई बार जैसे आप जॉब करते हो या जो मेहनताना है, आपको जो सैलरीज डिसाइड होती है, क्योंकि आपका जो कैपेसिटी है वो और मेल और फीमेल की कैपेसिटी अलग अलग होती है, ट्रैवल की कैपेसिटी होती है, आप
बच्चे होते हैं समटाइम्स लाइफ में, आप उसको भी आपका देखना होता है आपको। हालांकि आजकल मेन भी बहुत ध्यान रख रहे हैं घर का, और घर में जो झाड़ू पोछा बर्तन है बच्चे भी संभाल रहे हैं, हाउस होल्ड भी कर रहे हैं सारा, फीमेल्स आर वर्किंग फ्रॉम द फ्रंट। तो इसमें थोड़ा सा आज के सिनेरियो में, आज का जो एक सर्कमस्टांस है, इकोसिस्टम है इंडिया का, इंडिया जैसे कंट्री का जो डेवलपिंग कंट्री है, इसमें थोड़ा उथल पुथल हो रहा है माइंडसेट में। और जो एक फैमिली का ढांचा है, एक जो सामाजिक ढांचा है, वो सब उथल पुथल हो रहा है। और बड़ा पेनफुल भी है कई लोगों के लिए, क्योंकि पूरा लाइफ निकल जाता है आपको अपना फैमिली का एक जो लिगेसी है उसको समझने में। तो इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं, लोग कैसे इसको ओवरकम करें, सिंस आप इस फील्ड में हैं, थोड़ा स्पिरिचुअलिज्म को भी मानती हैं, और लाइफ की अंडरस्टैंडिंग आपकी बेहतर है, तो आप इसको अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं। इसमें मैं ये बोलूँगी कि दोनों का रोल है, मतलब इट इज़ लाइक कि हस्बैंड वाइफ को, अगर मैं खाली हस्बैंड वाइफ की बात करूँ, सो हस्बैंड को भी कुछ चीज़ें समझनी चाहिए। जैसे कि आजकल अगर वर्किंग मदर्स हैं, राइट, अगर उनका अपना मदरहुड भी साथ में है, तो शी नीड्स इक्वल सपोर्ट। तो वहाँ पे दोनों का अपने अपने वर्क के साथ साथ घर पे भी इक्वली कंट्रीब्यूशन रखें। अगर सपोर्ट सिस्टम तो आजकल बढ़ गया है सबका, आजकल इसके लिए भी मेड है, उसके लिए भी मेड है, सारी सुविधाएं हैं, राइट। बट एक इमोशनल जो सपोर्ट है ना, वो एक मदर को कहीं ना कहीं ज़्यादा बेयर करना पड़ता है, राइट। वहाँ पे अगर थोड़ा सा जो मेंस हैं वो थोड़ा सा उसमें भी थोड़ा सा योगदान दें, अगर अपना मतलब थोड़ा उसको समझें कि बिकॉज देयर इज़ अ साइकिल ऑफ इमोशंस एक मदर के साथ। अगर वो काम भी कर रही है, अगर उनके बच्चे की वजह से वो सो भी नहीं पा रही है, उनके खाने पीने का भी अता पता नहीं है, इट्स लाइक एन एडेड मेंटल स्ट्रेस ऑन हर। वो एक हस्बैंड को समझना बहुत इम्पोर्टेंट है कि वो फेजेस जो आते हैं ना, कि हाँ एकदम से अब्रप्टली गुस्सा कर देना, अपनी चीज़ें थोप देना, वो आई थिंक दैट नीड्स एन बेटर बैलेंस इज इम्पोर्टेंट। क्योंकि चैलेंज उनके लिए आपसे ज़्यादा है अगर वो वर्किंग है तो, क्योंकि उन्हें तो घर भी देखना है, वापस आके तो खाना उन्हीं को ही बनाना है ना। मतलब खाने का टेक केयर, बच्चे का जो नींद है, पूरे दिन बच्चा चाहे फादर के पास रह ले, बट रात को तो उसको माँ ही याद आती है ना। तो वो एक जो एक एडेड पता है कि हाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो कनेक्शंस है, लगाव है, वो माँ की तरफ अलग होगा, ज़्यादा होता है, पिताजी की तरफ अलग होगा। यस, फादर इज मोर ऑफ कि हाँ भाई हमें घुमाएंगे, हमें प्ले करने वाले, बट मदर पेन्स के लिए, इमोशंस के लिए। सो बच्चा लुक्स अपॉन द मदर, एंड वो फेस बहुत टफ होता है। मैं खुद अपनी जर्नी से बता सकती हूँ, बिकॉज मेरी भी दोनों प्रेगनेंसीज थी, दे वर लाइक इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन, एंड 5 years मेरा स्लीपलेस नाइट्स था। मतलब इट वाज लाइक कि एक वो हो रहा है तो दूसरे की दिक्कत, कभी किसी का कोई टाइम फ्रेम नहीं। दैट्स अ कॉमन प्रॉब्लम बच्चों के साथ। एंड वो रात की नींद ही सबसे इंपॉर्टेंट नींद होती है। अगर आप सुबह वर्क के लिए जा रहे हो, अगर आपकी वो रात की नींद ही ढंग से नहीं हुई है, तो आपके वर्क फोर्स के लेवल पे भी जो चैलेंजेस है वो भी आपको हैंडल करना है, फिर वापस आके घर की फिर चीज़ें मैनेज करनी है, राइट। सो इट्स अ साइकिल। तो एक मदर के लिए इट्स अ वेरी टफ फेस। पोस्ट प्रेगनेंसी भी एक ट्रॉमेटिक स्ट्रेस उनके साथ होता है, अपनी बॉडी को लेके, अपने फिगर को लेके, कई चीज़ें हैं। मतलब वो कौन कौन से जनरल एक्सरसाइजेज होते हैं जो एक प्रेग्नेंट वुमेन को करना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए, ताकि उनकी प्रेगनेंसी में वो हेल्प करे? सो प्रेगनेंसी के दौरान ना, जैसे जैसे मंथ पास करता है, सो वी हैव डिफरेंट चैलेंजेस। लाइक शुरुआती जो ट्राइमेस्टर होता है उसमें आपको पैरों में दिक्कत रहती है, पैरों में क्रैम्प्स रहेगा, या फिर आपको पैर में अच्छा नहीं लगेगा, एंकल्स में। धीरे धीरे जब आपका बच्चे का वेट बढ़ता है तो आपको बैक पेन की प्रॉब्लम शुरू होती है। तो जो भी ट्राइमेस्टर वाइज चैलेंजेस हैं, अगर हम एक्सरसाइजेस करके चलें शुरुआत से ही, तो हम बेसिकली उन सब चैलेंजेस को कम कर सकते हैं। मतलब उन सब जो प्रॉब्लम्स आनी है, सपोज अगर मुझे पेन आना है तो मुझे इतना नहीं आएगा, क्योंकि मैं एक्सरसाइजेस से अपने आप को मेंटेन करके चल रही हूँ। सही गलत के पोस्चर मुझे पता है कि हाँ प्रेगनेंसी में मुझे पोस्चर का भी कैसे ध्यान रखना है। सो एक्सरसाइज का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है, जो कि आज की तारीख में प्रेग्नेंट मदर्स को लिटरली, मतलब आजकल क्योंकि प्रेगनेंसी एक बीमारी बनती जा रही है, वुमेंस को लगता है कि प्रेगनेंसी है तो मुझे बेड बाउंड हो जाना चाहिए, बल्कि इसके ऑपोजिट होना चाहिए। एक्टिव लाइफस्टाइल बहुत इंपॉर्टेंट है। पैरों पे काम करना, कमर की दर्द, धीरे धीरे गर्दन में भी दिक्कतें आती हैं, यूरिन कंट्रोलिंग इशू रहते हैं। तो इन सभी तरह तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं ना, उसमें फिजियोथेरेपी का बहुत ही इंपॉर्टेंट योगदान है। एंड अगर हम शुरू से करते चलें, सो हमारा एक हेल्दी एंडिंग हो सकता है प्रेगनेंसी का, एंड जितने भी ये चैलेंजेस हैं उनको ओवरकम कर सकते हैं बहुत ईजिली। कौन कौन से वो कॉमन सिम्टम्स हैं जिसकी वजह से ओल्ड एज में पेन बढ़ जाता है लोगों को?
ऐसा देखा गया है कई बार कि जब आपका जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है तो आपके बॉडी में अलग अलग जगह पे पेन शुरू हो जाते हैं। तो वो क्या क्या ऐसा क्या ध्यान रखें, क्या टेक केयर करें, और कौन कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जिसकी वजह से उनका जो पेन है लाइफ में थोड़ा कम हो जाए? जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, बेसिकली सबसे कॉमन जो आजकल इश्यूज़ हैं दैट इज़ कि हमारे घुटने में दर्द चालू हो जाता है, कमर में पेन रहता है, राइट? क्योंकि एज के साथ हमारी बोन्स में चेंजेस हो रहे हैं, राइट? सो कुछ एक जनरल अपने लिए 1 घंटा निकालना जिसमें हम सर्टेन एक्सरसाइज नी की कर रहे हैं, सपोज बैक की करिए, अपना 1 घंटा देना जिसमें हम अपने, क्योंकि कॉमन प्रॉब्लम यही होगा आपको, घुटने में दर्द है, कमर में दर्द है, ठीक है, धीरे धीरे जो मसल्स हैं वो स्टिफ होने लगती हैं। अगर हम गर्दन की भी बात करें, मसल की स्टिफनेस बहुत ज़्यादा होने लगती है। सो एक जनरल एक्सरसाइज रूटीन अंडर द गाइडेंस ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट अगर हम करें, सो हम उन सब जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हम सेल थ्रू कर सकते हैं। मतलब एक रूटीन हम लाइफस्टाइल को एक्टिव कर सकते हैं, क्योंकि जो बोन्स हैं उनका तो हम कुछ नहीं कर सकते जो एज के साथ चेंजेस हो रहे हैं, बट हाँ मांसपेशियों पे काम करके उनको हम मेंटेन कर सकते हैं फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ वाइज। आपका एक लाइफ चेंजिंग मंत्र क्या होगा वो हर जनरेशन्स के लिए, जिसमें उनको मतलब लाइफ में पेन ना हो और बॉडी में भी पेन ना हो? ऐसा कोई एक है आपके पास कुछ टिप्स जिसकी वजह से उनको लगे कि नहीं ये कुछ बेसिक टिप्स हैं लाइफ की प्रॉब्लम्स और बॉडी की प्रॉब्लम्स, बॉडी में जो पेन है इसकी वजह से ख़त्म हो जाए? एक आइडियल लाइफस्टाइल की बात करते हैं हम लोग। फिजियोथेरेपी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं करूँ तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हमें इस चीज़ के बारे में जागरूक होना है कि अगर हमें किसी भी तरह का पेन आ रहा है, सबसे पहले तो हमें जितना जल्दी हो सके कंसल्ट करना है अपने फिजियोथेरेपिस्ट को, राइट? क्योंकि वो पेन का सिग्नल हमें शरीर दे देता है, राइट? एक्टिव लाइफस्टाइल रखना जिसमें एक्सरसाइज एंड चाहे वॉक हो चाहे एक्सरसाइज हो, उसको ज़रूर अपने लिए 1 घंटा निकालना वेरी मच इम्पॉर्टेंट, मेंटल एंड फिजिकल बोथ, राइट? अगर हम ये चीज़ें करने लगें, साथ साथ अपने पोस्चर का टेक केयर करें, अपनी दिनचर्या को प्रॉपर रखें, जैसे कि हमने अभी पीछे भी डिस्कस किया, डाइट अच्छी हो, सब कुछ अच्छा हो, न्यूट्रिशन वाइज भी टेक केयर करें, तो आई थिंक हम पेन वाला जो फैक्टर है, जो साइकिल है, उसमें जाने से थोड़ा हम और डिले कर सकते हैं, उसको हम बचा सकते हैं एंड प्रिवेंट कर सकते हैं। जिसमें इम्पॉर्टेंट इस कि हम जो फिजियोथेरेपी जो कहता है कि मूवमेंट ही दवा है, राइट? मूवमेंट ही हमारी मेडिसिन है, वो हमें करने की ज़रूरत है। अपने जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल है उसको ब्रेक करने की ज़रूरत है। जितनी भी कोरोना ने हमें गलत चीज़ें सिखाई हैं आई वुड से कि हमें उसको रिवर्स करने की ज़रूरत है, एंड अगर हम करने लगेंगे तो ऑटोमेटिक हम उस साइकिल से अपने आप को बचा पाएंगे। हमारे साथ आज थी डॉक्टर अंकिता, और थैंक यू सो मच, आप शो पे आई और अपना इंसाइट आपने शेयर किया जिसमें हम लोगों ने कवर किया कि आपके लाइफ में जो प्रॉब्लम्स हैं और बॉडी में जो प्रॉब्लम्स हैं। सो देख के आप लोगों को बहुत मज़ा आने वाला है। ये पॉडकास्ट ज़रूर देखिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए एंड शेयर करते रहिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए गेस्ट के साथ। थैंक यू सो मच।